मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन, या फिर आपका अगर आप ये जो जॉर्ज बेनार्ड शॉ के द्वारा जो पोएम लिखी गई है, फिर आपके सामने पूरा लेख लिखा गया है, राइटिंग लिखी गई है ना, स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से देखेंगे। इसके सबसे पहले मैं आपको इसकी पूरी समरी पढ़ाऊंगा, जितने भाई इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट है, ताकि आपको क्या है पूरे समरी रिवाइज हो जाए। फिर जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से और द नाइट ट्रेन एट दिल्ली इससे ही पूछे गए हैं, सारे के सारे मैं आपको रिविजन करवा दूंगा, ताकि आपका इससे क्या क्या फायदा होगा। आपका इसका ये फायदा हो जाएगा कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी रिवीजन हो जाएंगे, और आपको इस पेपर के बाद इस जो पूरी की पूरी जो द स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश की समरी भी आपको पता चल जाएगी साथ के साथ। तो ये आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन आपके लिए ये होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने समरी होने वाली है आपके सामने। लगभग आपको ये अगर अच्छे से कर लोगे तीनों के तीनों जो चैप्टर आपको इनको, तो कम से कम आप 5 नंबर यहाँ से जरूर से लेकर चले जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा पढ़ा दूंगा आपको कि आपको ना और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ के साथ अगर ये पीडीएफ जो आपको पढ़ा रहा हूं समरी वाली प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको। कहां पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक तभी मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और फाउंडेशन ऑफ जनरल इंग्लिश के अन्य जितने भी वीडियो हैं, सारे के सारे वीडियो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? प्ले लिस्ट में जाओ, अन्य वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर सारे सिलेबस का कर लो रिवीजन। अब शुरू करते हैं। जॉर्ज बेनार्ड शॉ, द फेमस प्ले राइट, यूजेस दिस एसे विच वॉज ओरिजिनली ए स्पीच टॉक्स अबाउट द रूल ऑफ लैंग्वेज। जॉर्ज बेनार्ड शॉ के द्वारा जो ये फेमस जो प्ले राइट लिखा गया, मतलब फेमस लेख लिखा गया है, ये किस पे लिखा गया है कि जब इंसान आपस में बातचीत करते हैं तब वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार की भाषा के ऊपर उन्होंने बताया है। समझ में आ गया? आगे आगे पढ़ते चले जाओ, हर चीज को बहुत विस्तृत रूप से समझाऊंगा। स्पेशली प्रोनाउंसिंग एंड एक्सेंट, मतलब जब आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हो और किस भाषा में एंसेंट भी बोलते हो। जैसे भाई अगर आप देखो राजस्थान के अगर अपन विद्यार्थी हैं, अब राजस्थान में भाई हम जो शेखावाटी रीजन के जितने भी लोग होते हैं भाई, उनके तो कभी भी देखना आपको लास्ट में क्या लगाएंगे? है लगाते हैं, है ना। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है ना। अभी जो आप इधर के जो चोमू वाला जो एरिया होता है इधर की साइड वाला भाई, है ना, ये क्या लगाते हैं? 6 लगाते हैं आपके सामने। कहाँ जा रहा है? 6, मुझे जितना आता है उतना, उस हिसाब से, है ना। आपके सामने दोसा साइड में शायद लास्ट में 6 लगाते हैं ना। क्या कर रहा है? 6। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कोई भी शब्दों को प्रोनाउंस करने व एक्सेंट करने का शब्द है। आप अपन बोलते हैं स्कूल, स्कूल बोलते हैं आपके सामने, और आपके सामने अगर आप चले जाओ अपना जोधपुर नागौर वाला क्षेत्र, वो कुल बोल लेंगे, सड़क को अड़क बोल लेंगे। फर्क है उनके जो चीजों को बोलने में। तो यही बात इन्होंने की है कि कोई भी जो भाषा होती है उसके बोलने का क्या तरीका होता है। प्रोनाउंस मतलब कोई भी शब्द को उच्चारण करने का क्या तरीका होता है, एक्सेंट मतलब बोलने का क्या तरीका होता है। इस पर इन्होंने किस पे बात की? इंग्लिश भाषा पे बात करी है कि कैसे सही से बोलना चाहिए, कैसे सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इज मैन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, द पर्पज ऑफ लैंग्वेज इज नॉट परफेक्शन बट ऑल्सो द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाई सीधी सीधी बात बताऊं मैं आपको, अगर मैं आपको कोई पढ़ा रहा हूं आपके सामने और यहां मैं बहुत ही खतरनाक हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर लूं एकदम जबरदस्त से, है ना, आपको एक शब्द समझ में नहीं है, क्या फायदा निकला उसका? नहीं निकला कोई फायदा। और मैं आपको सिंपल कब हिंदी में भी पढ़ा दूं, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी कर दूं और 1-2 शब्द मारवाड़ी के भी समझा दूं और आपको हर चीज समझ में आ जाए, तो क्या वो जो पहले वाला मैंने एकदम हिंदी में बताया था, अगर हिंदी भाषा की दृष्टिकोण से देखें तो वो चीज ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि शुद्ध वाक्यों का प्रयोग किया गया है। लेकिन आपके क्या फायदा भाई, आपके क्या फायदा उस चीज का? आपको समझ में नहीं। दूसरी वाले में शुद्ध हिंदी नहीं है लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो यही बात जॉर्ज बेनार्ड शॉ कहते हैं कि भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भाषा का प्रयोग कम्युनिकेशन, बातचीत अच्छे से होनी चाहिए इसलिए प्रयोग किया जाता है, ना कि एकदम परफेक्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपको समझ में आ गया आपको अच्छे से, है ना। उदाहरण भी देता चलूंगा, सब कुछ बताता चलूंगा। अगले वाला है द मिथ ऑफ करेक्ट लैंग्वेज। मिथ मतलब क्या होता है आपके सामने? मिथ होता है आपके सामने जो कोई भी मतलब आपके सामने जो होता है ना, मिथ होता है मतलब भ्रम, कोई भी चीज का भाई लोगों को जो भ्रम होता है कि सही इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब सही इंग्लिश क्या होती है उसके बारे में समझेंगे।
सो बिगेन्स बाय डिस्ट्रॉइंग द आइडिया ऑफ परफेक्टली करेक्ट वे ऑफ स्पीक इंग्लिश। सा स्टार्टिंग में इस चीज़ को गलत मान लेते हैं कि इंग्लिश को एकदम परफेक्ट तरीके से बोलना चाहिए। वो तो नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप जीवन में सही से इंग्लिश को बोलो, परफेक्ट तरीके से इंग्लिश को बोलो। क्या कहते हैं वो आपके सामने? नो स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट। ही पॉइंट आउट दैट इवन अमंग द हाईली एजुकेटेड पीपुल इन इंग्लैंड, मतलब वो कहते हैं कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड मतलब आपके सामने जो ब्रिटेन देश है, भाई अंग्रेजी भाषा दो प्रकार से बोली जाती है। एक तो इंग्लैंड का एक्सेंट है, अपन जो भाषा बोलते हैं वो इंग्लैंड का एक्सेंट है ना, अपन क्या बोलते हैं मम्मी, है ना। और एक और एक्सेंट क्या होता है आपके सामने? मम्मी मतलब माँ को मम्मी बोलते हैं ना इंग्लिश में, है ना। अब एक एक्सेंट होता है अमेरिकन, वो क्या बोलते हैं? मोमी। समझ में आ गया? तो दोनों में फर्क है, एक्सेंट दोनों के अलग अलग है, शब्द भी अलग अलग होते हैं। हम कौन सी बोलते हैं? अंग्रेजों वाली। क्यों? अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था। तो ये भी यही बात बताते हैं कि ये पॉइंट आउट करते हैं जो हाईली एजुकेटेड पीपुल हैं इंग्लैंड के अंदर, नॉट टू पीपुल स्पीक एग्जैक्टली। तो उसमें भी दो जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको इंग्लिश का बहुत गहरा ज्ञान है, वो भी एक जैसी भाषा का प्रयोग नहीं बोलते हैं। एक शब्द को बोलने का दोनों का तरीका अलग अलग हो सकता है। भाई मैं स्कूल को स्कूल भी बोल देते हैं, काफी लोग बोलते हैं ना, स्कूल भी बोलते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। इधर मारवाड़ मेवाड़ में हकुल भी बोल सकते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। भाई आपके सामने कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं होता है। इवन द एक्सपर्ट ऑन द बीबीसी कमिटी हु जॉब इज टू स्पीक वेल प्रोनाउंस कॉमन वर्ड लाइक यस एंड नो डिफरेंटली। मतलब बीबीसी आपको सबको पता है, आपके सामने जो न्यूज एजेंसी है बीबीसी की, वहां के जो कमेटी के लोग हैं भाई उनका काम यही है कि आपको सही से चीजों को बोलना है। उसमें भी, उस कमेटी में भी लोग यस और नो को भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मतलब इनका कहने का अर्थ यही है कि इंग्लिश भाषा को बोलने का कोई सही स्टैंडर्ड नहीं है। कोई भी चीज को प्रोनाउंस करने का सही से तरीका नहीं हो सकता है। हो सकता आप गलत भी बोल सकते हो सकता आप सही भी बोल सकते हो। इसमें बताएगा कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको भी शब्दों को बोलने का तरीका क्या है? अलग अलग है। तो कोई एक शब्द को प्रोनाउंस करने का तरीका कोई फिक्स नहीं होता है। अगले वाला है द प्रॉब्लम। इफ एक्सपर्ट्स देमसेल्फ कांट एग्री ऑन ए परफेक्ट साउंड देन इट इज फुलिश टू बिलीव दैट द वन करेक्ट एक्सेंट एग्जिस्ट। तो समस्या क्या कहते हैं कि भाई जब पूरी जो अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट लोग हैं ना आपके सामने, भाषाविद हैं, जो भाषा पर ही रिसर्च काम करते हैं, जिनका काम ही बोलना है, वही एक परफेक्ट साउंड पर जोर नहीं देते हैं, मतलब एक सही भाषा बोलने पर जोर नहीं देते हैं, तो एक मूर्खता का ही परिचय होगा कि अगर आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि भाई एकदम मैं तो परफेक्ट बोलूंगा, मैं तो परफेक्ट के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता आपके सामने। परफेक्ट जैसी भाषाएं बिल्कुल भी नहीं होती है इनके अनुसार। कंक्लूजन की बात करें, Sahaj argues that instead of chasing an impossible idea of correct English, people should focus on speaking the presentable English। मतलब शाह क्या कहते हैं, भाई आपको ना, अगर आप इस चीज के पीछे पड़े हुए हो, किस चीज के पीछे कि मुझे तो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है, मत तो एकदम ऐसी कड़ाके की इंग्लिश बोलूंगा कि सामने वाला सुनते ही ऐसे हो जाए, एकदम पागल हो जाए। एकदम पागल ऐसे नहीं कि दिमाग से पागल हो जाए, मतलब प्रभावित हो जाए आपसे एकदम कि बोले वाह क्या इंग्लिश बोली है। इस प्रकार की इंग्लिश बोलने पर जोर दूंगा। पीपुल शुड ओनली फोकस ऑन प्रेजेंटेबल इंग्लिश। तो लोगों को इस प्रकार की मानसिकता से दूर हटना चाहिए और लोगों को किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? प्रेजेंटेबल इंग्लिश पे। प्रेजेंटेबल इंग्लिश कौन सी होती है? वो इंग्लिश होती है भाई जिसके अंदर आप क्या करते हो, शब्दों को सही तरीके से उच्चारण करते हो, शब्दों को सही तरीके से बोलते हो। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कॉन्टेक्स्ट चेंज एवरीथिंग, होम वर्सेस पब्लिक। मतलब पहले वाला पॉइंट इन्होंने क्या बताया? मिथ ऑफ करेक्ट इंग्लिश। इन्होंने ये बताया मिथ ऑफ करेक्ट इंग्लिश का अर्थ यही है कि लोगों को भ्रम होता है सही इंग्लिश बोलने जैसी कोई चीज होती है। इन्होंने अलग अलग एग्जांपल देके बताई। भाई कमी जो बीबीसी के एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनका काम ही बोलना होता है इंग्लिश को सही से, वो भी एक फिक्स एक्सेंट नहीं बोल पाते हैं। हाईली एजुकेटेड पीपुल भी एक जैसी भाषा नहीं बोल पाते हैं। तो आप अगर परफेक्ट इंग्लिश बोलने के पीछे पड़े हुए तो आप क्या कर रहे हो? आप एक गलत दिशा में बढ़ रहे हो। बस आपको क्या करना है? सामने वाले को अच्छे से अपने शब्दों को समझा देना। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कॉन्टेक्स्ट चेंज एवरीथिंग। तो कॉन्टेक्स्ट चेंज क्या होता है आपके सामने? किस तरीके से आप घर पे और बाहर जाकर जब भाषा का प्रयोग करते हो। भाई सीधी सीधी बात बताऊं आपको, घर पे आप कोई भी आपको कोई चीज चाहिए, आप कैसी भाषा प्रयोग करोगे? आपके घर वालों को पता है भाई इसका नमक, भाई आपके सामने नमक को लूण भी बोलते हैं ना राजस्थान में, भाई अपन तो घर पे बोलते हैं भाई लूण ला कर दे, है ना, बोलते हैं ना। अब आप दिल्ली में जाकर थोड़ी कह सकते हो, साउथ में लूण ला के दे भाई,
नहीं ला के दे सकता। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता ही नहीं है वो उस भाषा का अर्थ क्या है। तो यही उसके अंदर बताया गया इन्होंने, होम और पब्लिक, घर की और बाहर की, दोनों में भी जो होता है उसमें अंतर होता है भाषा में। सा एडमिट दैट इवन ही चेंजेज इज लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, प्रूविंग दैट लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल। सा इस चीज को स्वीकार करते हैं कि लैंग्वेज है ना वो हमेशा किस चीज पर डिपेंड करती है, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। और यही चीज क्या प्रूव करती है कि भाषा हमेशा कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। प्रूविंग स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश, व्हेन ही गिव ए बिग स्पीच इन ए लार्ज हॉल, वो क्या कहते हैं, जॉर्ज बेनार्ड शॉ क्या कहते हैं, जब वो बहुत ही मतलब जब वो कोई स्पीच देने जाते हैं कहीं पर, किसी हॉल के अंदर या फिर कहीं पर उनको स्पीच देना, तो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, क्लियर भाषा, एकदम साफ शब्दों का प्रयोग करेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, कभी कभी थोड़ा धीरे धीरे भी बोल सकते हैं, तो इनका प्रयोग करते हैं। He take cares to articulate even every single word so everyone, even those at the back can understand him। मतलब वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों को इस प्रकार से बुनकर बोलते हैं कि हर एक शब्द है ना वो सही से समझ में आए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो लोग आए हुए ना वो किस लिए आए हुए, आपकी भाषा सुनने के लिए आए हुए। अब आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, एकदम साफ साधारण होनी चाहिए। उसमें से हो सकता है काफी लोग कम पढ़े लिखे हो, काफी लोग आपकी भाषा नहीं जानते हो, काफी लोग अदर रीजन के हो, तो आपको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है, हल्के फुल्के शब्द जो हर आदमी समझ सकता है। समझ में आ गया? तो यही कहा कि आप बाहर जब किसी प्रोफेशन में जब आप भाषा को बोलने जाओ तो इस प्रकार की भाषा को बोलो कि हर आदमी आपकी भाषा को समझ में जाए। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है प्राइवेट लाइफ में। However, at home, sitting at the breakfast table with his wife, he speak carelessly and often use the mumble words। वो क्या कहते हैं भाई, जब वो घर पे रहता है ना आपके साथ, जो बेनार्ड शॉ है, वो जब घर पे रहते हैं तब अपनी वाइफ के साथ जब वो बोलते हैं तब वो इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखते भाई, तब वो सिंपल शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो जेनजी वर्ड नहीं बोलते आजकल, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे आपको सामने व्हाट्सएप को WH लिख देते अपन, है ना, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि वो उनकी वाइफ है ना भाई उनके शब्दों को जानती है कि उन्हें क्या चीज चाहिए तो किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो आपके सामने साधारण शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाई सीधी बात बताऊं, आप अपने दोस्तों के साथ जैसे जिस भाषा का प्रयोग करते हो, क्या अपने माता पिता या फिर रिश्तेदार या फिर टीचर्स के साथ वैसी भाषा का प्रयोग करते हो? नहीं करते हो ना आपके सामने। बस यही बात इन्होंने बताई है कि प्राइवेट जिंदगी होती है ना आपके सामने इंसान की, उसमें वो अलग तरीके की बातें करता है, और जब वो बाहर जाता है तब इंसान अलग तरीके की बात करता है, समझ, अलग तरीके की भाषा का प्रयोग करता है। एग्जाम्पल, आउटसाइड ही माइट पोलाइटली आस्क, अगर वो बाहर जाएगा तो वो बहुत ही पोलाइटली चीजों को बताएगा। विल यू हैव द गोडेस टू पास द साल्ट, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा, क्या आपके पास, क्या मुझे आप साल्ट दे सकते हो, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा। और घर पर सिंपल क्या कहेगा, साल्ट, तो उसकी वाइफ समझ जाएगी कि क्या करना है, उसको नमक देना है। तो यही आपके सामने जॉर्ज बेनार्ड शॉ ने ये समझाने का प्रयास किया है। पहले में उन्होंने यही बताया कि कोई फिक्स प्रोनाउंस करने का तरीका नहीं होता है, कोई फिक्स शब्दों का बोलने का तरीका नहीं होता है। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि आपको किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो घर पे होता है इंसान अलग तरीके की भाषा करता है, प्राइवेट लाइफ में अलग तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, इसके बारे में बताया। अब इन्होंने जो उसका उद्देश्य था, एडवाइस फॉर द फॉरेनर, और एडवाइस फॉर द फॉरेनर मतलब जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, अब वो उनको बताना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश को सही तरीके से कैसे सीखना है। ये आपकी बात हो रही है, जो आप सुन रहे हो ना, आपको इंग्लिश कम आती है, आपकी बात हो रही है। समझ में आ गया? डू नॉट एम एट परफेक्टली, मतलब उनका पहला लक्ष्य क्या है, डू नॉट एम परफेक्टली। ही एडवाइज फॉरेन स्टूडेंट्स ट्रेवल टू इंग्लैंड, डू नॉट ट्राई टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश बिकॉज यू विल नॉट बी अंडरस्टूड। मतलब वो एडवाइज करते हैं जो फॉरेन में जो स्टूडेंट ट्रेवल करने के लिए आते हैं इंग्लैंड के अंदर, कि आपको कोई परफेक्ट इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट बी अंडरस्टूड, आप समझ ही नहीं सकते कि परफेक्ट इंग्लिश क्या होती है। बस आपको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है कि सामने वाला व्यक्ति समझ जाए। अगले वाला पॉइंट है द रीजन। ही एक्सप्लेन humorously that almost 999 out of 1000 people in London speak bad English। वो क्या कहते हैं, 1000 में 999 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, गलत तरीके से इंग्लिश को प्रोनाउंस करते हैं। themselves and are used to hearing it spoken badly। और क्या कहते हैं आपके सामने, साथ के साथ वो
यूज टू हो गए आपके सामने किस चीज को, गलत इंग्लिश को बोलने के लिए। दे आर नॉट अकस्टम्ड टू हियरिंग द क्लियर एंड परफेक्ट प्रोनाउंस। साथ के साथ क्या है, उन्हें कोई जरूरत भी नहीं है भाई, आप मैं सीधी बात इंग्लिश को छोड़ो, हिंदी की बात कर लेते हैं अपन, या मारवाड़ी की बात बोलने। मारवाड़ी में भी ऐसे शब्द है जिनको अपन बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी में बहुत से शब्दों को अपन गलत प्रोनाउंस करते हैं। कभी आपकी टीचर ने, कभी आपकी मदर ने, भाई कभी आपकी मम्मी ने कहा भाई तू तो सही इंग्लिश बोलेगा उसी दिन रोटी दूंगी तेरे को, कभी कहा आपकी मम्मी, नहीं कहेगी ना। कभी आपका कोई दोस्त कहेगा कि भाई सही से हिंदी बोलना सीख, क्या फिर ही बात करूंगा मैं तेरे से, कोई नहीं कहता है, क्योंकि सबको पता भाई कोई परफेक्ट नहीं है, गलत शब्दों का हम सब प्रयोग करते हैं, और हम सबको वैसे गलत शब्दों का सुनने की भी आदत हो गई है। कोई बहुत ज्यादा गलत बोल देता तो उसको अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा उसको करेक्ट कर देते हैं। Be loud and broken. Sa suggests that foreigners should speak the broken English using simple, clear words and speaking loudly with their natural accent. मतलब सा क्या कहते हैं, जो फॉरेनर, जो बाहर के लोग आपके सामने यहाँ पर इंग्लैंड घूमने के लिए आते हैं, या फिर जो इंग्लिश को सीख रहे हैं, वो भी आपके सामने ब्रोकन इंग्लिश मतलब टूटी फूटी इंग्लिश है उसको बोल सकते हैं। आप शब्दों को बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, और जो ऐसा उनका नेचुरल एक्सेंट है उस तरीके से बोलो, मतलब एकदम साफ सिंपल भाषा का प्रयोग करो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। समझ में आया, आ गया आपको। एग्जाम्पल की बात करें, इंस्टेड ऑफ आस्किंग ए कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकली परफेक्ट क्वेश्चन टू फाइंड ए ट्रेन स्टेशन, ही जस्ट सजेस्ट शाउटिंग लाउडली प्लीज चेयरिंग क्रॉस विच वे। मतलब आपको ये पूछने के लिए कि कौन सा एक परफेक्ट क्वेश्चन क्या होता है कि मुझे ट्रेन चाहिए, तो इससे अच्छा आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि भाई कौन से रास्ते मुझे जाना है, मुझे बस ट्रेन चाहिए। समझ में आ गया। ही क्लेम सिंपल ब्रोकन फॉर्म विल गेट यू द क्विकेस्ट स्टेप। मतलब वो क्या कहते हैं, जितनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे ना, जितनी आप सिंपल भाषा में शब्दों का प्रयोग करोगे, उतने जल्दी लोग आपकी भाषा को समझेंगे। अब आपके सामने इसको कंक्लूड करते हैं। भाई इसका कंक्लूजन क्या है, सा ऐसे टीचर्स अस दैट कम्युनिकेशन इज ए के, मतलब बातचीत सबसे कॉमन तरीका होता है। As long as you can make your thought and need clear to the person you are talking to। वो सीधी सीधी बात करते हैं भाई, दो इंसान जब बातचीत करते हैं ना, तो सबसे जरूरी चीज यही है कि आप कितने साफ और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हो। योर इंग्लिश इज गुड इनफ। आप जैसी भाषा बोलते हो वो आपकी भाषा अच्छी है। यू शुड नॉट बी असेम्ड ऑफ योर एक्सेंट और स्मॉल मिस्टेक। मतलब वो साफ साफ कहते हैं आप जिस लहजे में बातचीत करते हो उस, और अगर आप छोटी मोटी गलतियां भी कर देते हो ना, तो आपको इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषा बोलने में सभी लोग गलतियां करते हैं। हैज इवन नेटिव स्पीकर्स हैव मैनी टाइम मैनी वेरिएशन इन देयर स्पीच। अच्छे अच्छे जो प्रवक्ता होते हैं, अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग होते हैं, उनकी भाषा में बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये किसके द्वारा कही गई बात, जॉर्ज बेनार्ड शॉ के द्वारा कही गई है। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये था पूरी की पूरी स्टोरी, जिसको मैंने समरी करके आपको बता दिया कि किन किन चीजों किस तरीके से आपका पेपर है। अब आपको ना देखो, अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, अब आपको अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी आती है, बहुत आसानी से प्रश्नों को बनाकर लिख के आ जाओगे आप। अब मैं प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। What is the central idea of साज स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश। द सेंट्रल आइडिया क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या आपके सामने स्पोकन इंग्लिश और ब्रोकन इंग्लिश का, तो क्या है उनका अर्थ यही था। भाई आपको पढ़कर ये क्या पता चला, सेंट्रल आइडिया क्या होता है आपके सामने, इस चीज को पता करना कि भाई उसमें क्या बताया, क्या मुख्य उद्देश्य था, उस ये जो लेख लिखा गया इसका क्या मुख्य उद्देश्य था। आप सबको पता है, यही बात कहना चाहते थे कि इंग्लिश में आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करो जो भाषा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सामने वाले को भी समझ में आ जाए और आप बोलने में कंफर्टेबल हो, इस प्रकार की भाषा प्रयोग करो। इतना समझ में आ गया ना आपको इस चीज को पढ़ने के बाद में, यही सेंट्रल आइडिया होता है। समझ में आ गया। अब रटना चाहो तो जो मैंने जो लैंग्वेज का प्रयोग करा उसमें रट लो, और चाहो तो आपकी मर्जी है भाई, एकदम सिंपल भाषा का भी प्रयोग कर सकते हो, अपने मन मुताबिक बनाई हुई इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हो। द सेंट्रल आइडिया इज दैट द गोल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज टू बी टेंजिबल। मतलब जो सेंट्रल आइडिया ना आपके सामने स्पोकन इंग्लिश का, वो कैसा टेंजिबल होना चाहिए। टेंजिबल क्या है, फ्लेक्सिबल। आप जैसी भाषा बोलते हो ना वैसी भाषा बोलो, जरूरी नहीं आपको दुनिया को फॉलो करने की। नॉट टू अचीव द परफेक्ट व आइडियलाइज एक्सेंट। आपको ना एकदम परफेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, जैसी आपकी लैंग्वेज है, जैसा आपका एक्सेंट है, उस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हो। सा प्रमोट क्लियरिटी ओवर द करेक्टनेस। सा किस चीज पर ज्यादा जोर देते हैं, साफ और स्पष्ट शब्दों में प्रयोग कीजिए, करेक्ट बोलने की आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है।
दैट हैज लोग हैज वन ऑफ द अंडरस्टूड एंड द वे वन स्पीक इज एक्सेप्टेबल। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करो, आपको तो आप आराम से बोल सको और सामने वाला साफ शब्दों में समझ जाए। बस यही आपके सामने मुख्य उद्देश्य था इस कहानी को लिखने का, इस लेख को लिखने का, जॉर्ज बेनार्ड शॉ का। What does Shaw say that about his own speech? Shaw says that own speech is neither good or not bad. He states that he is the phonetic snob and that he uses language in a way that suit your own dignity. Shaw क्या कहते हैं आपकी स्पीच के ऊपर? शाह यही चीज कहते हैं आपके सामने कि आप जिस प्रकार की भाषा को बोलते हो ना तो वो ज्यादा गलत बुरी है ना ज्यादा अच्छी है। समझ में आ गया? आपको ना अपने हिसाब की भाषा बोलने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। आपको इस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए जो हर इंसान को आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ गया? अगले वाला है, वाई डज शाह आर्ग्यूज फॉरेनर नॉट टू ट्राई स्पीक इंग्लिश परफेक्टली। शाह क्यों कहते हैं आपके सामने फॉरेनर्स को कि उन्हें इंग्लिश को परफेक्ट तरीके से नहीं बोलना चाहिए? क्यों कहते हैं? शाह आर्ग्यूज फॉरेनर्स नॉट टू स्पीक परफेक्टली बिकॉज परफेक्ट इंग्लिश इज नॉट स्टैंडर्डाइज। मतलब शाह क्या कहते हैं कि परफेक्ट इंग्लिश बोलने जैसा कोई भी शब्द नहीं होता आपके सामने। जिस प्रकार की आप भाषा बोलते हो ना वही भाषा सबसे बढ़िया है। एंड द एफर्ट टू अचीव परफेक्ट एक्सेंट इज वेस्टफुल एंड अननेसेसरी। वो साफ साफ कहते हैं अगर आप स्पष्ट भाषा एकदम सही प्रोनाउंस करने के पीछे भागोगे तो अपना टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे जिसका कोई भी मतलब नहीं है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी क्लियरली अंडरस्टूड। इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करो जो हर व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला है, व्हाट इज द थीम ऑफ बेनार्ड शाह स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश? द सेंट्रल थीम इज दैट परफेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिंग इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब जो सेंट्रल थीम है ना आपके सामने परफेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंस की, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है इसके अंदर। Shaw argues that as long as the speech is intelligible, it is acceptable and he advised foreigner not to try a perfect accent. देखो थीम क्या होती है? थीम होती है आपके सामने जो कोई भी चीज का जो अपन कोई भी ऐसे देते हैं ना तो उसके बारे में जो बताते हैं भाई आपके सामने उसका जो आइडिया लिखा जाता है उसी को थीम के बारे में बताया जाता है। तो इसकी थीम यही है कि आपको ना सही से इंग्लिश प्रोनाउंस करने पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। भाषा होती है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है आपके सामने। दो पढ़े लिखे व्यक्ति एक जैसे शब्दों को अलग अलग भाषा में शब्दों में लहजे में बोल सकते हैं। तो आने वाले फॉरेनर को यही बात कहते हैं जो इंग्लैंड घूमना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट है, उनको यही कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके की भाषा बोलो जो आपको आती है, बस आपके लहजे में जो अच्छी है। समझ में आ गया? What advice to Shaw are the advantages in learning to speak well? According to Shaw, learning to speak well is most important because it is necessary for the communication and for social interaction. Shaw क्या कहते हैं? अच्छे से बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन। शाह एक ही चीज कहते हैं कि आप अच्छे से बोलो। अच्छे से बोलो मतलब क्लियर शब्दों का प्रयोग करो, सिंपल भाषा का प्रयोग करो और चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोल जाओ, एक्सेंट आपका टूटा फूटा हो सकता है लेकिन साफ शब्दों सिंपल शब्दों का प्रयोग करो और जोर से बोलो ताकि सामने वाला व्यक्ति ना वो आसानी से समझ में आ सके। दूसरी बात, अगर आप अगर प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोई काम करे अगर उसमें इंग्लिश बोलो तो उसमें परफेक्ट सिंपल साफ शब्दों का प्रयोग करो। घर पे रहो तो आप फॉर्मल लैंग्वेज भी बोल सकते हो, इनफॉर्मल लैंग्वेज भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? What does Shaw says about own speech? अपने शब्दों के बारे में शाह क्या कहते हैं? Shaw says that own speech is neither good nor bad. शाह एक शब्द कहते हैं कि उनके खुद के द्वारा लिखे गए शब्द ना तो ज्यादा अच्छे हैं ना ज्यादा बुरे हैं। He says that he is a phonetic snob and he speaks in a way that suits his dignity. वो साफ साफ यही कहते हैं कि वो ना तो ज्यादा सही से इंग्लिश बोल पाता है ना ज्यादा खराब बोल पाता है। उसको जैसा माहौल लगता है उस हिसाब से वो इंग्लिश को बोल लेता है, खुद को ढाल लेता है। तो ये आपके सामने जो पूरा का पूरा जॉर्ज बेनार्ड शॉ के द्वारा स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश का जो पूरी समरी थी मैंने सारी आपको रिवाइज करा दी है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का या फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोडक्शन का, उसमें आपके सामने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं उसको मैं पढ़ा रहा हूं। उसमें आपके सामने जो पेपर में क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें अगला क्वेश्चन आंसर आता है द नाइट ट्रेन एट दिल्ली। इसकी समरी पढ़ेंगे अपन, फिर इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी अपन
देखने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने पेपर होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आपके सामने जो ये मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, ये जो आपके सामने समरी, अगर आप खुद भी पढ़ना चाहते हो रिवीजन के लिए, तो ये पीडीएफ आपको हमारे कहाँ पर मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर। समझ में आ गया? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कब मिलेगा आपके सामने? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो, चलो सब्सक्राइब कर दो बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सब्सक्राइब करते ही जो प्ले लिस्ट का लिंक है, जो टेलीग्राम का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करना वहां पर, और वहां पर क्लिक करते ही टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। फिर आपको फाइल वाले सेक्शन में जाना है, सर्च करना है क्या? इंग्लिश सर्च करना। आपको क्या सर्च करना? आपको इंग्लिश सर्च करना है। जैसे इंग्लिश सर्च करोगे आपके सामने, आपको इंग्लिश सर्च करते ही आपके सामने जो पीडीएफ है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के नाम से पीडीएफ आ जाएगी। जाकर पढ़ लेना उसको अच्छे से। समझ में आ गया आपको? साथ के साथ जर्नल इंग्लिश का सारा सिलेबस रिवीजन करना चाहते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर सारा जो सिलेबस है उसको भी रिवाइज कर सकते हो आपके सामने। और एक चीज और आपके सामने, अगर आप फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो और चाहते हो सबसे ज्यादा डिस्काउंट, तो यहां पर व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं आपके सामने द नाइट ट्रेन एट दिल्ली के ऊपर। अब इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन की बात करें, द मिस्टीरियस आर्ट से शुरू होता है आपके सामने। मतलब एक मिस्टीरियस रहस्यमय चीज क्या है इसके अंदर। द स्टोरी इज ए नरेट बाई एन 18-year-old कॉलेज स्टूडेंट। अब यहां पर जो ऑथर है ना, ऑथर मतलब जो कहानी लिख रहा है, ये कहानी उसके बारे में है, खुद के बारे में। और वो कितने साल का है? 18 साल का एक लड़का है, ऑथर खुद who often travel from Delhi to the grandmother's house in Dehradun for its summer holiday। भाई एक 18 साल का लड़का आपकी तरह कॉलेज का एकदम, और वो क्या कर रहा है? उसकी नानी भाई देहरादून में रहती है। अब देहरादून में वो क्या कर रहा है? अपनी नानी के पास गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा है। समझ में आ गया? आप समझ लो, जो वीडियो देख रहे हो आप ही हो। On this way, the train always stop briefly at the small isolated station like Delhi। अब आपके सामने दिल्ली है ना। अब आपको पता है भाई, जब आप ट्रेन में जब ट्रेवल करने जाते हो तो ट्रेन कई छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती है। उसी तरीके से एक ट्रेन का आपके सामने एक छोटा सा जो स्टॉपेज होता है, कहां पर? दिल्ली में। किसका? जो आपके सामने ऑथर होता है, वो जा रहा है भाई, अपने देहरादून जा रहा है ट्रेन के अंदर। तो ट्रेन में उसका एक छोटा सा स्टेशन है, दिल्ली के ऊपर उसकी ट्रेन रुकती है। दिल्ली कैसी जगह आपके सामने, उसके ऊपर बात करेंगे। दिल्ली वाज ए क्वाइट डस्टी एंड मिस्टीरियस स्टेशन। मतलब ऐसा है, छोटा स्टेशन है एक तो आपके सामने, शांत है। छोटे स्टेशन होते हैं उन पे ज्यादा लोग रहते नहीं, शांत है, और इतनी ज्यादा उसकी देख रेख नहीं होती, धूल से मरा हुआ है, और मिस्टीरियस रहस्यमय स्टेशन लगता है। ट्रेन कुड स्टॉप देयर फॉर 10 मिनट्स बट हार्डली एनीवन एवर गोट ऑन और ऑफ। मतलब ट्रेन है ना आपके साथ इस दिल्ली स्टेशन पे सिर्फ मात्र 10 मिनट के लिए रुकती है, और मुश्किल से ही कोई आदमी ऐसा होगा जो इस स्टेशन पे उतरता है और कोई स्टेशन पर चढ़ता है। द नरेटर ऑलवेज अंडरस्टूड अबाउट द लाइफ आउटसाइड द लोनली स्टेशन। मतलब नरेटर क्या बताता है कि जो ये स्टेशन है ना, ये आपके सामने यहाँ पर एकांत व शांत है। तो स्टार्टिंग क्या होती है इस कहानी की? स्टार्टिंग यही है कि एक नरेटर होता है, एक जो आपके सामने जो लेखक होता है ना, लेखक भाई अपनी नानी से मिलने के लिए कहां पर जा रहा है? देहरादून में जा रहा है। 18 साल का लड़का, उसको मन में आ गई कि भाई उसकी नानी ने बुलाया, भाई आजा रामू। बोले चल कहीं पर है, मेरे का ना जा, इस बार तेरे को लाडू करके दूंगी, है ना। किसके? सर्दी चल रही है ना, गोंद वाले लाडू करके दूंगी। अब भाई आपके सामने जो लेखक था वो राजी हो गया, बोले ठीक है भाई आ रहा हूं मैं। अब ट्रेन से चल पड़ा घर से। और क्या हुआ? कहां पर रुका? दिल्ली स्टेशन आता है। वहां पर भाई छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, ऐसे वहां पर दिल्ली स्टेशन आता है। उस दिल्ली स्टेशन पर, वो दिल्ली नहीं, दिल्ली है अलग है ना, उस स्टेशन पर रुक जाता है। अब दिल्ली स्टेशन कैसा भैया? एकदम ऐसा है, एकदम जहां पर बिल्कुल धूल धाल है, छोटा सा स्टेशन है, रहस्य में कोई ना उतरता है ज्यादा, ना कोई चढ़ता है। समझ में आ गया आपके सामने? एकदम सुनसान सा है थोड़ा आपके सामने। समझ में आ गया? अब उसकी जिंदगी में आ जाता है क्या? मजा कैसे आएगा अब मैं आपको बताऊंगा। द फर्स्ट एनकाउंटर ए ग्लिम्स ब्यूटी। अब उसको क्या मिल जाता है जो आपको भी, आप देखना उसको क्या मिलता है। यही आपके सामने इस स्टोरी की सब जबरदस्त कहानी है। वन मॉर्निंग जस्ट एज ड्रा वॉज ब्रेकिंग द ट्रेन ऑल्टेड एट दिल्ली द नरेटर सा ए यंगर। और जैसे ही ट्रेन आपके सामने दिल्ली स्टेशन पे पहुंची, आपके सामने उसको क्या दिखाई देती है? एक जवान लड़की दिखाई देती है। क्या कर रही होती है? सेलिंग ए कैन बास्केट्स। और जो बास्केट होती है ना, जो छोटी छोटी टोकरियां होती हैं, वो उसको बेचती हुई दिखाई देती है। ये समझ लो ये ट्रेन है आपके सामने, ट्रेन जा रही है, ट्रेन की खिड़की के किनारे बैठा लेखक ने जैसे देखा लड़की को, क्या कर रही है? वो
क्या बेच रही है आपके सामने? बास्केट बेच रही है। और क्या हुई? दोनों की आंखों से आंखें मिल गई हुई। द गर्ल पुडली ड्रेस, भाई आपके सामने अब लड़की कोई सामान बेच रही है वहां पर, तो आप उसकी वेशभूषा से कैसे समझ सकते हो? भाई उसने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे हैं। भाई कोई ऐसे थोड़ी कोई वो अपने नानी के घूमने जा रही है, वो तो सामान बेचने जा रही है। अब कोई आदमी सामान बेचने जाएगा तो उसकी ड्रेस कैसी होगी? अच्छे थोड़े वो पुराने कपड़े होंगे। बट हैड ब्राइट डार्क एंड लिवली आइज, लेकिन उसकी आंखें कैसी हैं? जैसी आपकी आंखें इस बात को सुनकर चमक जाएंगी। कैसी हैं? ब्राइट हैं, चमकदार हैं, एकदम काली आंखें, एकदम शानदार उसकी आंखें हैं, ऐसी कि जिसको देखकर क्या हो जाए? जो आप समझ रहे हो वही हो जाए। They started at each other for a long time, और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखते ही रहते हैं। समझ में आ गया? The girl come up to his window and he felt a sudden strong attraction। जैसे ही लड़की उसकी खिड़की के पास आती है, धीरे से आपके सामने जो लेखक खिड़की के किनारे बैठा रहता है, वो लड़की को देखता है, लड़की उसको देखती है, दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से दोनों को क्या हो जाता है? वही जो हिंदी फिल्मों में बताया जाता है। क्या हो जाता है? कमेंट कर देना आपके सामने। He brought one of her basket। अब लेखक आपकी तरह क्या करना चाहता है? क्या करता है? रिझाने की कोशिश कर रहा है भाई। क्या कहता है? वो भी चाहता है कि एक बास्केट है वो खरीदी जाए। दो ही डिड नॉट नीड इट, भाई जरूरत नहीं है, लेकिन अब क्या करना भाई? उसको खरीदना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए। As he took the basket, their hands are touched and the narrator felt a rush of emotions। जैसे ही वो आपके सामने क्या करता है? बास्केट खरीदने के लिए जाता है, वो उससे बास्केट खरीदता है, उसके हाथ से उसका हाथ क्या होता है? टच होता है, और उसके अंदर क्या हो जाता है? करंट सा दौड़ पड़ता है। समझ में आ गया? जैसे आपके सामने पढ़कर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है ना, ऐसी फीलिंग किसको आ जाती है? नरेटर को भी आ जाती है। ही डिस्क्राइब एज ए फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एकदम करंट सा से धड़धड़ाहट आ जाती है, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, इस तरीके वाली। बिफोर दे कुड स्पीक ए मीनिंगफुल वर्ड द गार्ड बिलो द विसल। उन दोनों के बीच में जैसे बातचीत होती, इतने में क्या हो गई? जैसे हिंदी फिल्मों की तरह क्या आ गया? बीच में इंटरवल आ गया। अब क्या हुआ? इंटरवल के रूप में क्या हुआ? गार्ड ने क्या कर दिया? विसल बजा दी। एंड द ट्रेन मूव्ड अवे, और ट्रेन चल पड़ी। द नरेटर कैरिड द मेमोरी ऑफ द गर्ल विद हिम। और अब आपके सामने भाई लेखक के पास सिवाय उस जो मेमोरी जो उसने वहां पर बनाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। समझ में आ गया? क्यों? वो बातचीत हो नहीं पाई जो वो बातचीत करना चाहता था, और ट्रेन चल पड़ती है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला इसके अंदर क्या होता है? द सेकंड मीटिंग। अब आपके सामने उनकी दूसरी मुलाकात कैसी होती है, इसके बारे में अपन देखेंगे। On his return journey from Dehradun, the narrator was anxious waiting for the Delhi station। जैसे आप वेट करते हैं ना जब आपको कोई मिलता है कि भाई मैं भी वहां पर जाकर वेट करूंगा, इसी तरीके से नरेटर भी वेट कर रहा था। वो भी क्या वेट कर रहा था? कि भाई वो वापस आऊंगा ना, आते टाइम देखूंगा, वापस आते समय। ऐसे ही दिल्ली स्टेशन पे जब वो आता है तो वो क्या करता? आपके सामने फिर से वेट करता उसको देखने का। ही वॉज थ्रिल्ड टू सी द गर्ल अगेन। वो भी वापस देखने के लिए लड़की को क्या उत्साहित एकदम। दिस टाइम दे एक्सचेंज द स्माइल। और अगली बार जब वो मिलते हैं तो नजरों से नजर नहीं मिलती हैं, इस बार एक दूसरे को देखकर हंसते भी हैं। एंड फेल मोर कंफर्टेबल। अब क्या हो गए? एक दूसरे के साथ और ज्यादा कंफर्टेबल, दोनों को फीलिंग आ रही है, एक दूसरे के ज्यादा नजदीक महसूस कर रहे हैं। ही क्विकली वांट टू बाय ए कप ऑफ टी। अब आपके सामने जो लेखक है वो तुरंत चाय खरीदना चाहता है। क्यों? चाय के बहाने मुलाकात हो जाए। समझ में आ गया? इसलिए He asked her why she did not leave Delhi and go to a big city। आपके सामने वो उससे पूछता है कि वो इस दिल्ली जो छोटा सा स्टेशन है इसको छोड़कर बड़े शहर में क्यों नहीं जाना चाहती। She simply replied that she would feel lonely anywhere else। वो क्या कहती है? मैं इस जगह पर रहती हूँ, मुझे यहीं पर रहने से अच्छा लगता है, मैं कहीं और जगह चली जाऊंगी तो मेरा उतना ज़्यादा मन नहीं लगेगा। The narrator felt a deep sense of love and decided that he would tell her his feeling। जो लेखक है वो उसके साथ क्या है? थोड़ा थोड़ा नज़रों से नज़रें मिली, थोड़ी स्माइल हुई तो वो क्या हो जाता है? उसके प्यार में पड़ जाता है, और वो अपनी उसको क्या बताना चाहता है? फीलिंग बताना चाहता है। बट वंस अगेन बिफोर ही कुड कन्फेस द ट्रेन बिगेन टू मूव। अब ये इस कहानी में ये जो ट्रेन है ना, ये विलन है भाई। जैसे वो कुछ करना चाहता है, ट्रेन फिर से चल पड़ती है आपके सामने। हैज द ट्रेन पुल्ड अवे He promised the girl that he would return soon। आपके सामने जैसे आप वादा करते हो ना, ऐसे वो भी वादा करता है। जैसे ट्रेन चलने के होते हो, जाते जाते कहता है मैं जल्दी लौट कर आऊँगा, है ना, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, वो वाली बात कहता है। दिस ब्रीफ मीटिंग
सोलिडिफाइड इज अफेक्शन, और ये जो छोटी सी मीटिंग होती है दोनों के बीच में, ये क्या कर देती है, उन दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाती है। एंड क्रिएट ए डीप अनफुलफिलमेंट लॉन्गिंग इन हिज हार्ट, और वही चीजें, वही उसकी जो यादें हैं उसके दिल में समा जाती हैं। समझ में आ गया आपके सामने? तो पहली बार में वो आपके सामने उसको दिखती है, दूसरी बार में वो आंखों से आंख मिलाते हैं, वो उसे चीज़ खरीदता है, जो बास्केट खरीदता है, तीसरी बार में वो क्या है, उससे थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेकिन चौथे में आपके सामने कहानी में क्या हो जाता है, हैप्पी एंडिंग नहीं है भाई, थोड़ी सैड एंडिंग है इस कहानी की। क्या एंडिंग है? द डिसअपीयरेंस एन अनफिनिश स्टोरी। ये कहानी कैसी है? अधूरी कहानी। कैसे अधूरी कहानी है आपके सामने? ऑन इज नेक्स्ट ट्रिप टू देहरादून, वही वो वादा करके गया था कि सजन वादा करे सजनी से फिर से मिलने के लिए, तो चला गया भाई आपके सामने, लेखक भी चला गया। कहां पर चला गया? देहरादून स्टेशन पे मिलने के लिए चला गया। द नरेटर वॉज एक्साइटेड एंड रिलेंटलेस टू मीट हर, जो लेखक है वो बहुत ज्यादा, रिलेंटलेस मतलब उत्सुक था, मतलब इच्छुक था और उत्सुक था उससे मिलने के लिए। However, when the train reached at Delhi station, he searched the platform. जैसे ही दिल्ली स्टेशन पे आई, आपके सामने क्या हुआ? लेखक सर्च कर रहा था कहीं पर वो लड़की दिख जाए। But the girl was nowhere to be found. और वो लड़की कहाँ पर नहीं दिखी आपके सामने? वो लड़की आपको कहीं पर भी नहीं दिखी उसको प्लेटफॉर्म पे। समझ में आ गया आपके सामने? उस लड़की को हर जगह ढूंढता है कि कहीं पर आपके सामने वो लड़की दिख जाए, लेकिन वो लड़की उसको कहीं पर भी नहीं दिखती है। He felt deeply sad and wondered. वो भी क्या हो जाता है, आपकी तरह थोड़ा दुखी हो जाता है, सैड फीलिंग करता है। If she was ill, वो सोचता है, अब वो उसके दिमाग में आता है, क्या वो बीमार हो गई होगी, क्या उसकी शादी हो गई होगी, क्या वो आपके सामने सिंपली यहाँ से चली गई होगी। She nervously asked the station master about the basket seller. वो क्या करता है, आपको उदासी से भरा वहाँ पे जो बास्केट बेचने वाली जो लड़की, उसके बारे में किससे पूछता है? वहाँ से स्टेशन मास्टर होता है, उससे पूछता है। द स्टेशन मास्टर गिव ए वर्ग्यू डिसइंटरेस्टेड आंसर सेइंग सच पीपुल कम एंड गो। स्टेशन मास्टर क्या कहता है उसको? स्टेशन मास्टर जैसे, और स्टेशन मास्टर कहता है कि भाई ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं, हमें हर चीज़ का थोड़ी ध्यान रहता है, इस प्रकार की बात कहता वो। ही न्यूज दैट इट वॉज, अगले वाला है कि बेस्ट ही डीपली फेल्ट सैड एंड वंडर्ड इफ ही वॉज इल, मतलब ये तो मैंने पढ़ा दिया, क्या तो वो बीमार हो गई होगी आपके सामने, क्या आपके सामने वो उसकी शादी हो गई होगी, क्या आपके सामने वो सिंपली चली होगी। तो वो सारी की सारी क्या होती हैं, जितनी संभावनाएं होती हैं सारी की सारी संभावनाओं को वो सोच लेता है। ही फेल्ट नर्वसली आस्क द स्टेशन मास्टर, से पूछता है, और वो क्या कहता है स्टेशन मास्टर कि ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं, ऐसे लोगों का क्या है आपके सामने। फिर अगले वाला है प्रिजर्विंग द मेमोरी आफ्टर द पेनफुल रियलाइजिंग द नरेटर ट्रेवल टू देहरादून मेनी टाइम। उसके बाद में आपके सामने जो इसके साथ ये घटना हुई, जो नरेटर उसके साथ ये घटना हुई, उसके बाद में वो बहुत बार आपके सामने क्या करता है, देहरादून है वो घूमने के लिए जाता है। बट ही नेवर स्टॉप्ड एट दिल्ली स्टेशन, लेकिन उसके बाद में वो आपके सामने कभी भी दिल्ली स्टेशन पे नहीं रुकता है। भाई जहाँ पर आपको पता है सबको प्रेम टूटा होता है, वहाँ पर इंसान जल्दी से नहीं जाता है। समझ में आ गया? He knows that if he got off the train and searched, he would only find the disappointment and confirm that the girl was truly gone. वह जैसे आपके सामने, जैसे ट्रेन वहाँ पर जाती, वो उसको थोड़ा बहुत सर्च करने का प्रयास करता, तो उसको पता है वहाँ पर क्या मिलेगा, उसको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, मतलब उसका मन दुखी होगा और उसको वो लड़की वहाँ पर नहीं मिलती है। वो जितनी बार सर्च करता है, काफ़ी बार उसने सर्च करने का भी प्रयास किया, लेकिन उसको वो लड़की नहीं मिली, है ना। और इससे ये पता चल गया है उसको कि वो क्या हुई, वो लड़की वहां से जा चुकी है। द नरेटर डेलिबरेटली चूज नॉट टू ब्रेक इस जर्नी बिकॉज ही वांटेड टू प्रिजर्व द ब्यूटी एंड फुलफिलमेंट मेमोरी। जो नरेटर है, जो लेखक है, वो आपके सामने वो इस जो उसकी खूबसूरत जर्नी थी, जो उसकी खूबसूरत कहानी थी, उसको तोड़ना नहीं चाहता था। उन सब यादों को वो क्या नहीं करना चाहता था, आपके सामने जो खूबसूरत यादें हैं उनको और ज़्यादा, मतलब उनको सहेज कर रखना चाहता था अपने पास। ही प्रेफर्ड दैट द गर्ल रिमेन अलाइव इन हिज इमेजिनेशन, और वो क्या सोचता है, जो वो लड़की है वो हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगी। ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन दैट क्वाइट दिल्ली स्टेशन हैज ए सिंबल ऑफ अनअटेंड होप एंड इनकम्प्लीट। जैसे ही वो आपके सामने उस दिल्ली स्टेशन पे जब रुकता है, तो उसको कैसा महसूस होता है आपके सामने, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका अधूरा प्यार वहां पर है। क्या मैसेज दिया गया है इस स्टोरी के अंदर? द स्टोरी सजेस्ट दैट
सम रिलेशंस एंड मोमेंट्स इन द लाइफ आर मेंट टू रिमेन अनफुलफिलमेंट और इनकम्प्लीट। मतलब ये स्टोरी हम सजेस्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ रिश्ते हमेशा कैसे रहते हैं, आपके सामने कुछ रिलेशनशिप, कुछ मोमेंट जिंदगी में कैसे रहते हैं, हमेशा अधूरे रहते हैं, हमेशा जरूरी नहीं कि वो पूरे हों। These incomplete memories can often be more beautiful and valuable than fully realized story। काफी बार जिंदगी में पूरी हुई कहानियों से अधूरी कहानियां आपके सामने और ज्यादा कैसी रहती हैं, खूबसूरत रहती हैं। द नरेटर चूज होप एंड इमेजिनेशन ओवर द हार्श रियलिटी और डिसअपॉइंटमेंट। मतलब जो आपके सामने जो नरेटर है, जो लेखक है, वो क्या करता है आपके सामने, जो चूज करता है किस चीज को, अपनी अच्छी इमेजिनेशन को, जो अच्छी यादें जो उसको उसके सारे उसको मिली, और उम्मीदें जो उसको जब वो उसके साथ मिलता है तो उससे जो उम्मीदें मिलती हैं उसको वो चूज करता है, ना कि आपके सामने इस दुख में वो रहना चाहता है कि वो लड़की उसको मिल जाती तो क्या हो जाता है, ऐसे वैसे वो अधूरी कहानियों पर ज़्यादा महसूस करता है। बस सीधी सीधी बात यही कहानी है कि अधूरा प्यार भी आपके सामने उतना ही खूबसूरत होता है जितना कोई पूरा हुआ प्यार होता है। तो इस कहानी में अधूरे प्यार पे आपके सामने अधूरी कहानी पर फोकस करके बताया गया। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये तो थी आपके सामने जो द नाइट ट्रेन एट दिल्ली। एक बार फिर से समराइज करता हूँ भाई। एक 18 साल का एक लड़का होता है, कॉलेज में पढ़ता है। अब उसको नानी उसको बुलाती है कि भाई आजा मेरे देहरादून में उसकी नानी होती है, वो कहती है भाई आजा इस बार जो गर्मी की छुट्टियां में नानियों के घर पे आजा, हमारे यहाँ पर थोड़ा फिर घूम फिर लिए। फिर वो वहाँ पर एक ट्रेन में जाता है देहरादून, तो वहाँ पर एक स्टेशन आता है, दिल्ली स्टेशन। कैसा है, क्वाइट है, लोनली है, वहाँ पर कोई इतने ज़्यादा आते जाते लोग नहीं वहाँ पर। लेकिन जब वो वहाँ पर ट्रेन रुकती है आपके सामने तो उसको एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की कैसे है, उसके कपड़े थोड़े पुराने हैं, उतने साफ सुथरे नहीं है, लेकिन वो लड़की आपके सामने क्या सुंदर है, उसकी आंखें बहुत सुंदर है, उसकी जो चेहरा नक्शा बहुत अच्छा है। समझ में आ गया? लेखक को उसको जब देखता है तो उसको क्या हो जाता है, थोड़ा अटैचमेंट फील होता है। वो जैसे उसके पास आती है, वो आपके सामने क्या करती है, बास्केट बेच रही होती है। समझ में आ गया? तो वो बास्केट बेच रही होती है, वो भी क्या चाहता है, एक खरीदना चाहता है। और जैसे बास्केट खरीदता है, उसका हाथ से हाथ टच होता है तो उसको क्या आती है, बहुत ही शानदार अंदर से फीलिंग आती है उसके अंदर। समझ में आ गया? अब क्या करता है लेखक, जब उसके अंदर वो लेखक है ना, उससे बातें करना ही चाहता होता है। वो चीज़ तो खरीद ली उसको जो खरीदना चाहता, लेकिन वो उससे भी बात करना चाहता है। लेकिन जैसे वो बात करना चाहता है, इतनी देर में ट्रेन चल जाती है। अब फिर क्या आता है, लेखक वापस अपने घर आता है, तब उस टाइम एक बार फिर उससे मिलता है। वो दोनों उसको देखते हैं तो स्माइल करते हैं, एक दूसरे को और कंफर्टेबल फील करते हैं। तब लेखक ऐसे कहता है कि भाई आपके सामने तुम यहीं पर क्यों रहती है, आपके सामने तुम कोई बड़े शहर क्यों नहीं चली जाती है? तो वो क्या कहती है कि भाई मुझे यहीं पर अच्छा लगता है आपके सामने। लेखक है ना, उसके ज़्यादा और अटैचमेंट फील करता है, उसको अपनी फीलिंग बताने रहता है। इतनी देर में क्या होता है, ट्रेन चल पड़ती है। फिर अगले क्या होता है, फिर आपके सामने वो उससे वादा करके जाता है कि मैं एक बार फिर लौट कर आऊँगा। लेखक के बाद फिर लौट कर आता है, लेकिन वो लड़की उसको कहीं नहीं दिखाई देती है। वो किससे पूछता है, आपके सामने स्टेशन मास्टर से पूछता है कि आप बता दो वो लड़की कहाँ पर है। तो स्टेशन मास्टर कहता है कि ऐसे लोगों का क्या है, ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं। लेखक आपके सामने इसके बाद देहरादून स्टेशन, जो देहरादून जाता है काफ़ी बार, लेकिन वो उस जो दिल्ली स्टेशन पे आपके सामने 1-2 बार सर्च करता है, लेकिन उसको वो लड़की उसको नहीं मिलती है। तो कंफर्म हो जाता है कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है। लेखक इस कहानी में अपने अधूरे प्यार और अधूरे प्रेम के बारे में बताता है। जो अधूरी मेमोरियां हैं उसके जीवन में उस लड़की के प्रति, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि वो उनको हमेशा सहेज कर रखना चाहता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से स्टोरी? पहला प्रश्न है, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड इज समर वेकेशन। आपके सामने कहाँ पर जो लेखक है वो अपने समर वेकेशन को बिताना चाहता है। द ऑथर स्पेंड इज समर वेकेशन इज देहरादून विद इज ग्रैंड मदर। अपने जो देहरा नामक जगह है, देहरादून नामक जगह है, वहाँ अपनी ग्रैंड मदर के साथ आपके सामने, ये दादी या फिर नानी के जो यहाँ पर आपके सामने क्या बिताना चाहता है, जो समर वेकेशन गर्मी की छुट्टियां बिताना चाहता है। भाई नानी ले लेना, दादी लगे लेना, एक ही बात है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नाइट ट्रेन एट दिल्ली। सेंट्रल आइडिया से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर साल, तो सेंट्रल आइडिया जरूर से याद करके चले जाना। इट इज द स्टोरी अबाउट द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन अनफुलफिलमेंट यर्निंग। मतलब ये कहानी क्या बताती है, इंसान के एक दूसरे इंसान से जो प्रेम करने की जो आपके सामने जो इच्छा होती है, या फिर जो हमारा प्रवृत्ति होती है, उसके बारे में बताता है। आपके सामने अधूरी मेमोरी, अधूरी यादें, अधूरा कोई संबंध है, वो भी उतना ही खूबसूरत होता है जितना आपके सामने कितना एक पूरा हुआ रिश्ता रहता है। समझ में आ गया? डिस्क्राइब द यंग गर्ल इन द नाइट ट्रेन एट दिल्ली। तो जो नाइट ट्रेन एट दिल्ली की जो स्टोरी है, उसमें उस लड़की के बारे में आपको बताना है कि वो लड़की कैसी थी। द गर्ल वाज यंग, वो भी उसकी तरह कैसी थी, यंग थी।
पेल स्किन, उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा एकदम मतलब शानदार थी। हर आइज डार्क एंड इफेक्ट एक्सप्रेसिव, उसकी आंखें एकदम चमकदार और शानदार नजर आ रही थी। ही हैड ए स्वीट एंड सीरियस फेस, उसका बहुत ही शानदार मधुर है ना भोलेपन सा और बहुत ही शानदार दिखने वाला उसका चेहरा था। एंड सी सोल्ड द केन बास्केट, और वो क्या बेच रही थी आपके सामने, केन बास्केट्स है उनको बेच रही थी, आपके सामने कटोरियों को बेच रही थी। What does the girl sell to earn her livelihood, मतलब लड़की आपके सामने अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या बेचती है, केन बास्केट्स उनको बेचती है। किस चीज को, जो बास्केट होते हैं ना, कटोरियां होती हैं आपके सामने, उनको बेचती है। What kept the author awake for the rest of the journey, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो लेखक को पूरी की पूरी जर्नी के अंदर उसको क्या रखती है, जागृत रखती है, एकदम जगाए रखती है। द थॉट एंड मेमोरी ऑफ द गर्ल सेलिंग एट द बास्केट स्टेशन, भाई लेखक का उस लड़की उसके बारे में सोचता रहता है पूरी की पूरी जर्नी के अंदर, जो वहां पर क्या कर रही थी, बास्केट बेच रही थी, तो उसके बारे में पूरी की पूरी जर्नी के अंदर सोचता रहता है। What happened at the platform of Delhi when the author was returning back to Delhi, मतलब आपके सामने क्या होता, आपके सामने प्लेटफॉर्म दिल्ली पे जब आपके सामने जो लेखक है वापस रिटर्न करता है दिल्ली के स्टेशन के ऊपर। The author looked for the girl who sold the basket but he was not there, जो लेखक आपके सामने वहां पर वो बहुत ही इच्छा से आपके सामने लड़की को सर्च करता रहता है कि कहीं पर वो लड़की दिख जाए, लेकिन वो लड़की उसको कहीं पर नहीं दिखाई पड़ती है। द स्टेशन वॉज एम्प्टी, वो पूरा का पूरा स्टेशन कैसा था आपके सामने, पूरा का पूरा स्टेशन कैसा था, खाली था। समझ में आ गया। अगले वाला है, वाई could not the author bring himself to break his journey at Delhi, the author couldn't break his journey because he was afraid of having his illusion broken, मतलब आपके सामने जो यहाँ पर आना जाना आपके सामने इसीलिए आपके सामने नहीं रोकता है क्योंकि उसे वहाँ पर जो उसका जो इल्यूजन था, जो उसका ड्रीम था, जो उसका प्रेम था, वो नहीं टूटे इसके लिए। अगले वाला है, Who was the author of the Night Train at Delhi, तो आपके सामने कौन इसके लेखक है, द नाइट ट्रेन एट दिल्ली जो कहानी है उसके लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड, जो रस्किन बॉन्ड, सॉरी रस्किन बोलते हैं उन्हें, रस्किन बॉन्ड है, वो आपके सामने क्या है, द नाइट ट्रेन एट दिल्ली के लेखक है। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी जिसके अपन ने पूरी पूरी समरी को पढ़ लिया है, द नाइट ट्रेन एट दिल्ली की पूरी पूरी समरी को अपन ने विस्तार से पढ़ लिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का, उसमें जितने जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसका जो अगला समरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, द बर्थ ऑफ खादी, जो आपके सामने जो चैप्टर है उसका क्या आता है, आपके सामने क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में अपन पहले समरी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे पढ़ेंगे। तो आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाला है, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो 5 नंबर आपके पूरे के पूरे पक्के हैं और 5 नंबर आपको पास होने के बहुत ज़्यादा करीब लेकर आएंगे। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है भाई पास होने के लिए आपके लिए। तो अपन समरी को पूरा आगे पढ़ेंगे, इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ फ्री में मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक कब मिलेगा टेलीग्राम चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। सब्सक्राइब करो, करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जो कैसे जाकर आपके सामने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पर सर्च करना इंग्लिश सर्च करोगे, फाइल वाले सेक्शन में जाकर इंग्लिश सर्च करना, आपके सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीए बीएससी आपके सामने जनरल इंग्लिश के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, या फिर कमेंट कर देना नीचे, मैं आपके सामने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, द बर्थ एंड अर्ली लाइफ ऑफ एम.के. गांधी, मतलब बर्थ ऑफ खादी में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, महात्मा गांधी के जन्म से संबंधित अपन सारी चीजें देखते हैं। मैं पूरी की पूरी समरी बताऊंगा आपको, जो इस चैप्टर में जो समरी होती है ना वो ऐसे कैसे करवाऊंगा। बाकी के द नाइट ट्रेन एट दिल्ली, ब्रोकन इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश वो भी मैंने करवा दिए हैं। वो कहाँ पर मिलेंगे आपके सामने, उनका लिंक प्लेलिस्ट में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट पे जाकर उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हो। साथ के साथ फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, आपके सामने यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा आपके सामने। जो टैग कर रखा है उसके अलावा और कोई प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर। आप सबको पता है भाई महात्मा गांधी को जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में देखने को मिला था। कहां पर हुआ था, पोरबंदर जगह आपके सामने गुजरात के अंदर, वहां पर आपके सामने इनका जन्म हुआ था। तो 2 चीजें आपको याद कर लेनी है, एक तो उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था, उनका जन्म कब हुआ 2 अक्टूबर और 1800
गुणित्तर को देखने को मिला था पोरबंदर के अंदर। समझ में आ गया। उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। वाज नोन एज द काबा गांधी, उनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड बट सर्व एज ए दीवान चीफ मिनिस्टर ऑफ पोरबंदर। दीवान कौन होता है भाई? आपके सामने जो मुख्य, आपके सामने जो जितने भी पैसे वैसे के जो मामले होते हैं ना, वो सब के सब कौन संभालता है? दीवान संभालता है। तो जो महात्मा गांधी है, उनके पिता उस समय दीवान हुआ करते थे। जो पोरबंदर का जो राजा होता था ना, जो राजकोट जगह आपके सामने, उसका जो दीवान हुआ करता, जो उसका जो आपके सामने जो राजा हुआ करता था, उसके वहां पर दीवान के रूप में काम करते थे। रेस्पेक्टेड फॉर इज ऑनेस्टी एंड ए प्रैक्टिकल विजडम। उसके पिताजी को उनकी ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए और उनके काम करने के तरीके के लिए सभी के सभी लोग क्या करते थे? जानते थे। समझ में आ गया। अगले वाला, उनके पिताजी तो आपको पता भाई करमचंद गांधी नाम था, दीवान के रूप में काम करते थे। पोरबंदर जो राजा हुआ करता था, वहां पर आपके सामने जो जगह पोरबंदर जगह होती है वहां पर। मदर की बात करें, पुतलीबाई थी। इस मदर पुतलीबाई वाज एक्सट्रीमली रिलीजियस जेंटलमैन एंड सर्वेंट। मतलब उनकी जो माता है, उनके नाम क्या था? पुतलीबाई था। बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महिला थी, व्रत वगैरह में, धर्म पूजा पाठ वगैरह में ज़्यादातर विश्वास रखती थी। जेंटलमैन महिला थी। जेंटलमैन मतलब पढ़ी लिखी समझदार महिला थी, एकदम चतुर महिला थी। सी ऑफ्टन ऑब्जर्व्ड फास्ट एंड वेरी डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। वो आपके सामने अधिकतर व्रत वगैरह क्या करती थी आपके सामने, और जैन धर्म के जितने सिद्धांत होते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा क्या थे? आपके सामने इन्फ्लुएंस। जैन धर्म के बहुत ज़्यादा सिद्धांतों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। किस ज़्यादा सिद्धांतों को मानती थी? नॉन वायलेंस, और जो सत्य का जो मार्ग होता है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा मानती थी। ही प्रोफाउंड रिलीजियसली ग्रेटी इम्पैक्ट यंग मोहनदास। और उनका सबसे ज्यादा, मोहनदास करमचंद गांधी है, उस पर उनका सबसे ज्यादा क्या था? प्रभाव किस पे देखने को मिला? उनकी माता का ही उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव था। किसका? जो आपके सामने महात्मा गांधी पर सबसे ज्यादा उनकी माता पुतलीबाई का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता था। अगले वाला पॉइंट है चाइल्डहुड। मोहनदास वाज द यंगेस्ट चाइल्ड। मोहनदास था वो सबसे छोटे बच्चों में से था। एंड वाज नोन टू बी वेरी शाई। मोहनदास करमचंद गांधी वो कैसे व्यक्ति थे आपके सामने? बहुत ही ज्यादा शर्मीले थे, रिजर्व थे। ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए मीडियोकर स्टूडेंट। तो वो खुद को अपनी जो कहानी है इसमें बताते हैं कि वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थे, मीडियोकर कैटेगरी में ही, स्टूडेंटों की मीडियोकर कैटेगरी में आते थे, मीडियोकर श्रेणी में ही आपके सामने आते थे। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पर्सन आपके सामने, अर्ली एजुकेशन एंड मोरल फाउंडेशन। मतलब आपके सामने अब जो महात्मा गांधी है उनके आपके सामने जो बचपन की सारी चीजें पढ़ ली, अब उनकी पढ़ाई लिखाई कहां पर होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्कूलिंग की बात करें, गांधी जी कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन इन पोरबंदर एंड राजकोट। महात्मा गांधी की जो आपके सामने जो एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई ज्यादातर कहां पर हुई है? पोरबंदर और राजकोट नामक जगह ही हुई है। ही एडमिट दैट ही वाज एन एवरेज स्टूडेंट। वो खुद को कैसे स्वीकार करते हैं? वो स्वीकार करते हैं कि भाई वो एक प्रकार से कैसे स्टूडेंट हुआ करते थे? एवरेज ही स्टूडेंट हुआ करते थे। हु ड्रीडेड कंपनी एंड कंजर्वेशन, ऑफ्टन रशिंग होम हैज सून हैज स्कूल एंडेड। मतलब आपके सामने वो स्वीकार करते हैं, आपके सामने वो ज्यादा पढ़ाई लिखे में होशियार स्टूडेंट नहीं होते थे। आपके सामने जैसे स्कूल खत्म होती थी तुरंत घर पर भागकर आ जाते थे। मतलब इतने ज्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं क्या करते थे, एकदम इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान थे। समझ में आ गया। ज्यादा लोगों से उनकी बनती नहीं थी, ज्यादा बच्चों से वो बातचीत नहीं करते थे, जैसे छुट्टी होती थी घर पर आ जाते थे। द लेसन इन ऑनेस्टी, उनको ईमानदारी की सीख कैसे मिलती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इन हाई स्कूल ड्यूरिंग ए स्पेलिंग टेस्ट द टीचर साइन हिम टू कॉपी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ केटल विद द नेबर स्लेट, बट मोहनदास फेल्ड टू डू, थिंकिंग द टीचर वाज देयर इज टू चेक नॉट इनकरेज चीटिंग। मीन्स क्या होता, महात्मा गांधी ना आपके सामने जब छोटे बचपन में थे तब उनको टीचर उनको ना एक स्पेलिंग लिखने को देती थी। किसकी देती है स्पेलिंग? कैटल की, KATTLE। अब महात्मा गांधी है ना, उनको स्पेलिंग आती नहीं थी। अब वो क्या सोच रहे कि भाई मैं पड़ोसी है, मेरे को उसको आती है, भाई मेरे साथ वाला बच्चा उसको आती है, उसकी स्लेट में देख लो। लेकिन जो महात्मा गांधी वो नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि उनको लगता था कि ना चीटिंग करना गलत चीज है, वो टीचर भी वहीं पर खड़ा है और चीटिंग करना वैसे भी गलत चीज है। यही चीज उनकी इस चीज के बारे में बताती है कि वो स्टार्टिंग से कितने ज्यादा ईमानदार थे और जीवन में नियमों को कितना मानते थे। अगला क्या है? इन्फ्लुएंस और ऑफ मोरलिटी
टू स्टोरीज डीपली इन्फ्लुएंस हिज चाइल्डहुड फ्रॉम द मोरल कंपेस, मतलब दो ऐसी कहानियां जो उनके जीवन को, जो उनके बचपन को मोरल स्टोरी से जोड़ती हैं। पहला क्या है, श्रवण मीन्स मतलब दो ऐसे लोग हैं जो उनके जीवन को उन्होंने बदला। पहला कौन था, श्रवण पितृ भक्ति, मतलब आपके सामने जो श्रवण की कहानी आपने सुनी होगी ना भाई, जो आपने क्या करता है, श्रवण कुमार होता है, वो अपने माता पिता को, उसके जो अंधे माता पिता होते हैं उसको क्या करने के लिए लेकर जाता है, आपके सामने तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेकर जाता है। दूसरा, राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है, उसको जो कमिटमेंट था आपके सामने, उसने अपनी राजगादी तक छोड़ दी सत्य बोलने के, सच बोलने के चक्कर में। तो ये दो कहानियां ना, वो आपके सामने राजा हरिश्चंद्र के जीवन में सबसे ज्यादा क्या रखती थी, महत्व रखती थी। इन दो कहानियों ने उनके जीवन को बदल के रख दिया। These story commented the ideas of truth and duty in महात्मा गांधी माइंड। और ये दो आपके सामने जो दो कहानियां आपके सामने, वो क्या करती हैं, ट्रूथ और ड्यूटी महात्मा गांधी, मतलब सत्य, जीवन में सत्य बोलना चाहिए, नियम से जीवन जीना चाहिए, हमेशा यही चीज आपके सामने क्या उन्होंने इन दो कहानियों के माध्यम से सीखा। अगला क्या है, चाइल्ड मैरिज एंड अर्ली रिग्रेट, मतलब महात्मा गांधी की क्या हो जाती है भाई, बचपन में ही आपके सामने क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। अब उनके जो शादी होती है उसके बारे में उन्होंने रिग्रेट वगैरह क्या है उसके बारे में अपन देखेंगे भाई, उनको कैसे पश्चाताप होता है। महात्मा गांधी वॉज मैरिड एट एज ऑफ 13 टू कस्तूरबा गांधी, मतलब महात्मा गांधी की अगर बात करें आपके सामने, तो महात्मा गांधी की जो शादी है वो बहुत छोटी आयु में हो जाती है। कब, जब वो 13 साल के थे तभी हो जाती है। किससे होती है, कस्तूरबा गांधी से उनकी शादी हो जाती है। कॉमन प्रैक्टिस एट द टाइम, और उस समय इस प्रकार की जो शादियां होना बहुत सामान्य बात थी। ही लेटर क्रिटिसाइज दिस प्रैक्टिस एज ए क्रूल कस्टम, और बाल विवाह करना, बाल विवाह मतलब छोटे बचपन में कोई भी व्यक्ति की शादी हो जाना, उसको क्या करते थे, वो आगे जाकर उसको क्या करते थे, इसकी क्रिटिसाइज किया उन्होंने कि भाई बचपन में कभी भी छोटे बच्चों की शादी करना बहुत ज़्यादा गलत है, बाल विवाह करना गलत चीज़ है। इस चीज़ को उन्होंने हमेशा के हमेशा अस्वीकार किया। पजेसिव हस्बैंड, भाई जैसे महात्मा गांधी भी अपनी तरह से पजेसिव आदमी हुआ करते थे। हैज ए यंग पैशनेट हस्बैंड ही इमीडिएटली बिकम जेलस एंड कंट्रोलिंग ओवर कस्तूरबा, जब आपके सामने भाई महात्मा गांधी जब कैसे हुआ करते थे, जब वो जवानी के दिनों में एकदम जेलस थे, और जो आपके सामने कस्तूरबा गांधी उसको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते थे। समझ में आ गया, आम इंडियन हस्बैंड की तरह। ही ट्राई टू एक्सपर्ट हिज अथॉरिटी एंड डिटेक्टेड हर मूवमेंट, वो हर चीज को ना उसके, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उनको हर चीज को वो क्या करते थे, तय करने, खुद उनके अनुसार करने की प्रयास करते थे। He confessed that his early marriage life was filled with the intense love and mixed with a fierce possessive and passion। देखो सीधी सीधी बात है, जो नए नवेले कपल होते हैं उनका यही रहता है, समझ, प्रेम, मोहब्बत और पजेसिवनेस। समझ में आ गया, यही महात्मा गांधी के जीवन में भी था। आगे बढ़ते हैं इस चीज के बारे में। डिपार्चर फ्रॉम लंदन, लंदन से वो वापस आते हैं। आफ्टर completing his schooling, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू गो टू द लंदन टू स्टडी द लॉ, मतलब महात्मा गांधी आपके सामने जब पढ़ने के लिए कहाँ पर भेजा जाता है उनको, लंदन। लंदन से इससे आपके सामने किसकी पढ़ाई करते हैं, आपके सामने लॉ की पढ़ाई करते हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, लंदन पे जाते हैं। ए डिसीजन एनकरेज बाई ए फैमिली फ्रेंड ही वॉज 18 ईयर ओल्ड, और जब वो 18 साल के होते हैं तब उनकी फैमिली हो गई, उनके आसपास के मित्र उसको इनकरेज करते हैं कि भाई तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम इंग्लैंड चले जाओ लंदन, जो कानून की पढ़ाई करने के लिए। उस समय लंदन अधिकतर लोग कानून की पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। His mother पुतली बाई वॉज वेरिड अबाउट हिम लूजिंग हिज रिलीजियस प्रिंसिपल अब्रोड, लेकिन उसकी माता है पुतली बाई, जो भाई आपके सामने ज़्यादातर धार्मिक महिला थी, वो आपके सामने हमेशा डरी रहती थी कि कहीं पर जो महात्मा गांधी वहां पर जाकर क्या हो जाए, अपना जो धर्म है उसको नहीं त्याग दे, उसकी जो दिमाग, उसकी जो सोचने की क्षमता, विचारधारा वो नहीं बदल जाए। मोहनदास took a script वो टू abstain फ्रॉम द मीट वाइन एंड वुमेन वाइल अवे, और मोहनदास ने अपने आप को एक स्ट्रिक्ट, मतलब जो एक कठोर नियमों में ऐसा हमेशा बांध के रखा, ना उन्होंने कभी मीट खाया, ना उन्होंने दारू वगैरह पी हमेशा जीवन में। इन सब चीज़ों से, मांस मदिरा से उन्होंने हमेशा खुद को दूर रखा। दिस वो टेकन प्योरली टू सेटिस्फाई इज मदर, और उसकी माता को इस चीज़ का हमेशा गर्व रहा कि भाई उसके बेटे ने कभी भी इस प्रकार की गलत चीज़ें नहीं की वहाँ पर जाकर भी। बिकम इज स्ट्रेंथ एंड शील्ड ड्यूरिंग द टाइम इन इंग्लैंड, और यही चीज़ें उसको बचा कर रखी उनको इंग्लैंड के अंदर भी। अब ये आपके सामने ये पूरा का पूरा क्या है, समरी है इस कहानी की। दिस फाउंडेशन एक्सप्रेसिव
एक्सपीरियंसेस द स्ट्रॉन्ग मोरल इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर। इस कहानी में आपको ये पता चलता है महात्मा गांधी पर बहुत ज़्यादा किस चीज़ का आपके सामने इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, उनकी माता का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। द इम्पैक्ट ऑफ आइडियल स्टोरीज एंड द अर्ली लेसन इन द ऑनेस्टी, और उनका उन्होंने उनकी जो बचपन में उन्होंने उनको जो ऑनेस्टी ईमानदारी सिखाई थी, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में वो उनके जीवन भर उनके साथ चलती है। लेड टू द ग्राउंड वर्क फॉर द करेक्टर एंड द फिलोसफिकल फ्यूचर वर्क, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा जो आगे जाकर जितने भी काम किए गए उसमें उनके माता का बहुत बड़ा योगदान रहता है, उनकी माता का बहुत बड़ा हाथ रहता है इन सब चीज़ों में। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो ये थे आपके सामने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी समरी थी, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अब अपन पढ़ेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे अपन विस्तार से देखने वाले हैं। पहले वाले प्रश्न की बात करें, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम स्टार्टिंग मूविंग फॉर द खादी एंड व्हाट द डिफिकल्टी दे फेस, मतलब क्या महात्मा गांधी का मुख्य जो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ करता था आपके सामने जब खादी का मूवमेंट शुरू किया उन्होंने, और किस किस प्रकार की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। टू एलिविएट द पॉवर्टी एंड ऑफ द masses by providing the supplementary occupation spinning, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था भाई महात्मा गांधी का ना, ये ऑब्जेक्टिव था। क्या हो गया, तो हथकरघा का जो काम करने वाले लोग हुआ करते थे ना, उन लोगों की मजदूरी है वो छिन गई थी आपके सामने, समझ। तो अब क्या हो गया, जो अंग्रेज क्या करते थे, बाहर से सस्ता कॉटन खरीदते थे, उनके पास इंग्लैंड में मशीनें हुआ करती थी, सस्ता कपड़ा तैयार करके भारत में बेच दिया करते थे। इससे क्या, भारत में जो भारत में जो हथकरघा हाथ का काम करने वाले लोग हुआ करते थे ना, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इस चीज से। समझ में आ गया आपके सामने? तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने मूवमेंट शुरू किया कि अब हमें स्वदेशी चीजों को पहनना है और उसमें खादी को ज्यादातर कपड़ों के रूप में स्वीकार करना है, ताकि भारतीय लोगों को और ज्यादा काम मिल सके। अब इस काम में क्या मुश्किलें हुई, द मेन डिफिकल्टी वाज द लैक ऑफ गुड स्पीकिंग व्हील इन द चक्रा, मतलब जो चक्कर चलाने में जो स्पिनिंग व्हील होता है उसको चलाने वाला अच्छा व्यक्ति उनको नहीं मिल रहा था। हाउ खादी बिकम ए सिंबल ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो भारतीय आपके सामने भारतीय जो संघर्ष हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खादी का क्या योगदान रहता है। खादी बिकम द सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर एंड चैलेंजिंग द मोनोपोली ऑफ द फॉरेन क्लॉथ, मतलब खादी का जो मोमेंट है आपके सामने, इसने भारतीय जो आपके सामने जो स्ट्रगल का मोमेंट होता है इसको बदलने में बहुत ज़्यादा मदद की। कैसे? क्योंकि जो अंग्रेज हुआ करते थे उनका कपड़ा बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ करता था, और उससे क्या हुआ आपके सामने, वो भारत में सबसे ज़्यादा वो प्रचलित हो गया, पॉपुलर हो गया। इसलिए भारतीय कपड़ा जो कोई समय भारतीय सूती वस्त्र उद्योग जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पॉपुलर था, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया और भारत में बेरोजगारी फैलने लगी। अब भारत में जब महात्मा गांधी के द्वारा आपके सामने स्वदेशी मूवमेंट चालू किया गया, जिसमें उनका मुख्य लक्ष्य ये था कि हम सभी लोग क्या करेंगे, खादी को पहनेंगे। समझ में आ गया? तो इससे क्या हुआ, लोगों को और ज्यादा काम मिलने लगा, हम अपने कपड़ों पर, अपने जो खादी सूती वस्त्र उद्योग उस पर ज्यादा निर्भर रहने। अगले वाला है आपके सामने, व्हाट ऑब्जेक्ट डिड द महात्मा गांधी एंड हिज को वर्कर सेट बिफोर देमसेल्फ, मतलब वो कौन कौन से उद्देश्य थे जो महात्मा गांधी ने अपने साथ और अपने जो काम करने वाले साथ वालों के साथ उन्होंने तय किए थे। द ऑब्जेक्ट वाज री इंट्रोड्यूस द स्पिनिंग व्हील चक्रा टू एवरीवन होम, उन्होंने यही उद्देश्य लेकर चला था कि हर घर में जो चक्कर है आपके सामने, जो चरखा है वो हर घर में पहुंचना चाहिए। हर घर में जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या करें, आपके सामने चक्कर है जो चरखा है उसको चलाना धीरे धीरे सीख जाए। समझ में आ गया? अगले वाला है, हु वाज द गंगूबाई मजुमदार, कौन थी आपके सामने, गंगा बहन मजुमदार। गंगूबाई ने जो गंगा बहन मजुमदार कौन थी, गंगा बहन मजुमदार वाज द रिमार्केबल लेडी होम गांधी मेट, मतलब आपके सामने गंगा भाई मजुमदार क्या थी, एक महिला हुआ करती थी जो आपके सामने साबरमती आश्रम में काम करती थी। हु पजेस्ट ए नेचुरल टैलेंट फॉर द मैकेनिक्स, मतलब उसके अंदर क्या हुआ करता था, आपके सामने जो चरखा चलाने की बहुत ज़्यादा शानदार कला पहले से आती थी। ही हेल्प इन फाइंडिंग एंड इम्प्रूविंग द स्पिनिंग वेल, उन्होंने महात्मा गांधी को चरखा चलाना सिखाया और वहाँ पर साबरमती में काम करने वाले सभी लोगों को चरखा चलाना सिखाया, और चरखे का जो मूवमेंट है उसको आपके सामने आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। नेम द रिमार्केबल लेडी होम गांधी मीट एट द ब्रॉड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, तो ब्रॉड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी किससे मिलते हैं, गंगाबाई मजुमदार से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, गंगाबाई मजुमदार है उससे मिलते हैं आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने? व्हाट डज गांधी मीन बाय द वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस, महात्मा गांधी आपके सामने पूरी दुनिया को अनुभवों की दुनिया किस तरीके से कहते हैं।
Gandhi uses the word of experience to mean the practical real life difficulties and lesson encountered when trying to implement the spinning movement। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब आप जीवन में चीज़ों का अनुभव करते हो तभी आपको सही से चीज़ों के बारे में पता चलता है, वास्तविकता के बारे में। जब उन्होंने महात्मा गांधी ने जो चरखे से संबंधित आपके सामने जब जो आंदोलन शुरू किया तब उनको पता चला कि कैसे चरखे से संबंधित अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं। समझ में आ गया आपके सामने रियल लाइफ में जो चीज़ें समस्याएं आती हैं, क्या क्या उनको जो सीख मिली इस चीज़ के बारे में। उनको जब आप चीज़ों को करते हो तब ही आपको जीवन में पता चलता है। आपको ऐसे चाहे कितना ही सुनते रहो किसी से, आपको ऐसा पता नहीं चलेगा। इन विच बुक डिड महात्मा गांधी डिस्क्राइब द हैंडलूम। महात्मा गांधी ने कौन सी वो किताब थी जिसके अंदर हैंडलूम की बात की है? यंग इंडिया किताब थी जिसके अंदर महात्मा गांधी ने किसकी बात की? आपके सामने हैंडलूम की बात की है। What is the message of Mahatma Gandhi, the birth of Khadi? The message is that Khadi is a symbol of self-reliance, emotional independence and the elevation of poverty। महात्मा गांधी का क्या मैसेज था, क्या संदेश था? द बर्थ ऑफ खादी के माध्यम से उन्होंने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? उन्होंने जो आपके सामने खादी का पुनर्जन्म से उन्होंने ये बताया सेल्फ रिलायंस। एक तो हम अगर खादी का वस्त्र अगर पहनना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा? लोगों को काम मिलेगा। दूसरा, हम आत्मनिर्भर होंगे। हमें दूसरे देशों से आपके सामने हमारा पैसा दूसरे देशों में नहीं जाएगा, हम आत्मनिर्भर होंगे, अपने लोगों के हाथों में पैसा जाएगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी, हमारे जो मतलब क्या होगा? आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। भाई भारतीय लोगों का पैसा कहाँ पर जा रहा है? विदेश में जा रहा है, उससे भी आपके सामने छुटकारा मिलेगा। साथ के साथ हमारे लोगों को काम मिलेगा, इससे गरीबी से भी छुटकारा मिलेगा। तो सारी की सारी चीज़ें इससे होने वाली थी। इसीलिए आपके सामने इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा? आपके सामने इसको उन्होंने ये मैसेज देने का प्रयास किया, ये संदेश देने का प्रयास किया द बर्थ ऑफ खादी से। तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा आपका चैप्टर द बर्थ ऑफ खादी, जो महात्मा गांधी के द्वारा इन्होंने लिखा गया। धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना ना भूलना। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जनरल इंग्लिश का, उससे संबंधित आपके सामने जो पेपर में टॉपिक आता है पैसेज, तो पैसेज से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखो, पैसेज आपके सामने सेम टू सेम कभी भी नहीं आते हैं, पैसेज आपके सामने डिफरेंट आते हैं, लेकिन पैसेज को सोल्व करने का एक तरीका होता है, फिक्स तरीका होता है। इस तरीका बताऊंगा आपको सही से पैसेज को सोल्व करने का, ताकि ये 5 नंबर का होता है, फ्री के 5 नंबर के आपके। ये समझ लो, अगर आप इनको सही से तैयार करके चले जाओगे ना, पैसेज को सही से सोल्व करने का अगर आपको तरीका आ गया, तो फ्री में आपको 5 नंबर ऐसे कैसे रखे हुए मिल जाएंगे आपके सामने। तो बस आपको क्या करना है, सही से इस तरीके को समझना है। बाकी मैंने जनरल इंग्लिश से संबंधित सारे के सारे जो इतने भी टॉपिक आपके, उसके शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन लिंक तब भी मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, नोट्स वाली पीडीएफ को। साथ के साथ फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अन्य प्रोडक्ट खरीद सकते हो। समझ में आ गया आपको? चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, जो पहले अपन पैसेज को देखो, पैसेज को सोल्व करने का तरीका क्या होता है? 2 तरीके होते हैं पैसेज को सोल्व करने का। पहला तरीका है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आप पूरे पैसेज को समझ सकते हो और फिर जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उनके सॉल्यूशन लिख सकते हो। पहला तरीका। लेकिन ऐसे करने वाले काफ़ी कम स्टूडेंट हैं। दूसरे स्टूडेंट वो हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है भाई, वो क्या कर सकते हैं? बचपन वाला तरीका अपना सकते हैं जो स्कूल में अपनाया जाता था। आपके सामने जो प्रश्न दे रखा है उसकी कोई ना कोई लाइन को ढूंढो और उस लाइन को इस पॉइंट से लेकर एक फुल स्टॉप से लेकर दूसरे फुल स्टॉप तक लिख दो। ये दूसरा कन्वेंशनल तरीका होता है। दोनों तरीकों को मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर किस तरीके से पैसेज को सोल्व किया जाता है, मॉडर्न तरीका और आपके सामने जो कन्वेंशनल तरीका, दोनों तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। पैसेज को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ो या फिर आपके सामने पहले क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। 2 तरीके होते हैं, क्या तो पहले पैसेज को पढ़ो या फिर क्वेश्चन को पढ़ो। तो कोशिश करो, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, पहले प्रश्नों को पढ़ो। अब जैसे मैंने क्या पढ़ा, देखो पहले प्रश्नों को पढ़ा, ये पैसेज है, इसका पहला प्रश्न पढ़ा, हु वाज तानसेन, तो इसका क्या अर्थ है, तानसेन कौन था। तो आपको ये पता चला कि कोई तानसेन से संबंधित कोई चीज। अब देखते हैं तानसेन क्या थी, वो वाली तानसेन नहीं, वो वाली ना, ये तानसेन के और कोई तानसेन है। अगले वाले हैं, वाई डिड अकबर वांट टू सी स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास को अकबर क्यों देखना चाहते थे। तो अकबर आ गया, तानसेन आ गया कहीं ना कहीं आपके सामने। अब एंटोनिम आ गए, ये तो 2 एंटोनिम सिनोनिम आपके सामने वोकेबलरी के प्रश्न आते हैं। अगला है, एक प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्न आया था,
और अगला प्रश्न आया था आपके सामने, इज देयर एनीबडी इन द वर्ल्ड हु सिंग ब्यूटीफुल एज यू। तो एक सेंटेंस दे रखा आपके सामने कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपसे ज्यादा खूबसूरत गाता है ना। हु सेड दिस वर्ड, ये वर्ड किसने कहा। तो अब आपको यह समझ में आया कि तानसेन, अकबर और ये शब्द किसने कहे, प्रीपोजिशन आपको समझनी है। तो इन सब चीजों को अब आपको जो पूरा पैसेज है ना, ये जैसा पूरा पैसेज है, अब इसको क्या करना, आपको अच्छे से पढ़ लेना। क्यों, आपको 3 प्रश्नों को समझना है कि तानसेन कौन था, अकबर है ना स्वामी हरिदास से क्यों मिलना चाहते थे, और आपके सामने कौन आपके सामने अकबर से ज्यादा गाता है, अच्छा गाता, तानसेन से ज्यादा अच्छा गाता है, इसके बारे में आपको पता करना। तो इन 3 प्रश्नों के बारे में आपको अच्छे से पता करना। चलो पता करते हैं। तानसेन वाज द किंग्स अकबर्स फेवरेट सिंगर, मतलब तानसेन था ना, वो राजा अकबर का कौन हुआ करता था, फेवरेट सिंगर हुआ करता था। मिल गया आपके सामने आपको सॉल्यूशन। तानसेन कौन था, तानसेन वाज द अकबर्स फेवरेट सिंगर। बस इसको यहां से लेकर यहां तक कॉपी करके लिख दो आपके सामने। पहले प्रश्न का सॉल्यूशन मिल गया आपको। वन डे आफ्टर तानसेन हैड संग, मतलब एक दिन आपके सामने तानसेन जो अपना संगीत गा रहा था, अकबर वाज ओवरजॉयड एंड क्राइड, अकबर बहुत ज्यादा खुश हुआ और इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जब इंसान खुश होता तो उसकी आंखों से आंसू आते ना, तो अकबर के आंखों से भी आंसू आने लगे। इज देयर एनीबडी इन द वर्ल्ड हु सिंग्स ब्यूटीफुली एज यू, वो क्या कहने लगा, इस दुनिया में कोई अन्य कोई और कोई व्यक्ति है जो और ज्यादा खूबसूरत गा सकता है, किससे, तानसेन से। समझ में आ गया। स्वामी हरिदास स्वामी हरिदास माई टीचर सिंग्स फार बेटर देन मी, और वो क्या कहते हैं, जो स्वामी हरिदास है ना, वो आपके सामने मेरे से तो बहुत अच्छा गाते हैं। अब स्वामी हरिदास वो आपके सामने क्या हुआ करते थे, इनके गुरु हुआ करते थे तानसेन के। समझ में आ गया। तो तानसेन से अकबर पूछता है कि भाई कौन तुमसे इस दुनिया में ऐसा है जो तुमसे बढ़िया गाता है। तब अकबर जो आपके सामने तानसेन कहता है कि मेरे गुरु है स्वामी हरिदास जी, वो क्या गाते थे, मेरे से भी बढ़िया गाते थे आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने। तो सेंड फॉर हिम एट वन सेड अकबर, अकबर क्या कहता है, उनको भाई एक बार मेरे से मिलाओ आप, किससे, स्वामी हरिदास से मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू हियर हिम, और मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या वो तुमसे अच्छा गाते हैं, तो कितना अच्छा गाते हैं, एक बार आप उनको मेरे से मिलाओ। तब आपके सामने तुलसीदास क्या कहते हैं, हरिदास वोंट कम माई लॉर्ड, वो क्या कहते हैं, हे मेरे जो आश्रयदाता अकबर, ये आपके सामने जो तानसेन जो हरिदास है ना, स्वामी हरिदास, वो भगवान की बात सुनते हैं, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, ही इज ए होली मैन हु ओबेज द वॉइस ऑफ गॉड, वो किसकी बात मानते हैं आपके सामने, भगवान की आवाज सुनते हैं सिर्फ, और किसी की बात नहीं मानते हैं। टेक मी टू हिम सेड अकबर एंग्रीली, तब वो क्या कहते हैं, भाई मुझे उनके पास ले चलो, अगर वो यहाँ पर नहीं आ सकते तो मुझे उनके पास ले चलो। समझ में आ गया आपके सामने। तो अब आपको अगले प्रश्न का क्या सवाल देना था, व्हाई डिड अकबर वांट टू सी स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास को अकबर क्यों देखना चाहते थे, क्यों, क्योंकि स्वामी हरिदास माय टीचर सिंग फार बेटर देन मी, क्योंकि जो स्वामी हरिदास है ना, वो आपके सामने तानसेन से बहुत अच्छा गाते थे, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे। समझ में आ गया। ऐसे प्रश्न को पढ़ना है और आपके सामने वहां से लेकर वहां से लाइन को एकदम डिटो कॉपी करके लिख देना बस आपको। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो इन सब शब्दों के आपको एंटोनिम बताना है। पहला शब्द है ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का अर्थ क्या होता है, जॉय मतलब क्या होता है आपको पता ना, जॉय का अर्थ होता है खुश होना, तो ओवरजॉयड बहुत ज्यादा खुश होना, तो इसका अर्थ क्या होगा, दुखी होना। तो आप इसको ये सब नहीं लिख के सैड लिख देना, सिंपल। समझ में आ गया। अनहैप्पी, सोरोफुल, ये भी इसके आंसर होते हैं, लेकिन सैड भी लिख सकते हो। अगला क्या है, एगरली, इसका क्या, उत्सुकता से कोई भी चीज को करना, इसका क्या होता है, उदासीनता। तो इनका इसका सही स्पेलिंग बनती है इनडिफरेंट, है वो सही स्पेलिंग इसकी बनती है। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम का अर्थ क्या समझ में आ रहा है आपको, पढ़ने से उल्टा, क्या समझ में, उल्टा। एंटोनिम से क्या समझ में, उल्टा, तो एंटोनिम का अर्थ होता है उल्टा। और सिनोनिम मतलब समान, सिनोनिम मतलब समान, समानार्थी शब्द आपके सामने, जो आपके समानार्थी शब्द होते हैं, और एंटोनिम विलोम शब्द होते हैं। समझ में आ गया। अब आपके सामने आएंगे तो प्रश्न कर देना। फाइंड एनी टू प्रीपोजिशन ऑफ दिस वर्ड। अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसे इसमें एक प्रीपोजिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है आफ्टर, बाद में, ये प्रीपोजिशन होती है। जैसे इन एक प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है आपके सामने। अगले वाली प्रीपोजिशन की बात करें, एट, ये प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है अगली वाली। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है। समझ में आ गया आपके सामने। तो इस प्रकार से ऑफ एक प्रीपोजिशन है, टू एक प्रीपोजिशन है, तो ये सारी की सारी क्या है, प्रीपोजिशन। इनको आपको छाट कर लिखना है, आफ्टर, इन, टू, एट, अलोंग, है ना, इस प्रकार से बिसाइड,
ऑप्टन, देन, ये सब की सब क्या आपके सामने प्रीपोजिशन है। अगले वाला है, इज देयर एनीबडी इन द वर्ल्ड हु सिंग ब्यूटीफुल एज यू। आपके सामने अकबर क्या कहता है, इस दुनिया में और कोई भी ऐसा है कि जो आपके जितना अच्छा गाना गाता है। तो इसका अर्थ, यह बात किसने कही थी, हु सेड दिस वर्ड टू द होम। तो ऊपर बढ़ो भाई, यह बात किसके द्वारा कही गई आपके सामने, अकबर was overjoyed and cried, is there anybody who in the world who sing beautiful as you। तो उनके द्वारा क्या कहा, अकबर खुश होने के बाद उन्होंने ये बात कही कि इस दुनिया में कोई और कोई ऐसा है कि जो आपसे भी ज्यादा अच्छा गाता है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी आपके सामने, आपको पता चल गया, अकबर के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी भाई आपके सामने, अकबर के द्वारा ये बात कही गई थी। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब अगले वाले बात करें आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पैसेज है। 1 नंबर पैसेज को समझा दिया, अगला पैसेज पढ़ा देता हूं। ये सारे प्रीवियस ईयर के पैसेज हैं, सारे के सारे मैं आपको पढ़ाकर बता रहा हूं। द रामायण इज एन एंशियंट इंडियन एपिक दैट टेल द स्टोरी ऑफ प्रिंस रामा। मतलब रामायण है ना, ये प्राचीन आपका भारतीय साहित्य है जिसमें किसकी स्टोरी है, प्रिंस राम की स्टोरी है। आपके सामने एक तरीका क्या है, आप इस तरीके से सारे पैसेज को पढ़ सकते हो और उनको समझ सकते हो, पहला तरीका। दूसरा मैंने क्या तरीका बताया, जो मॉडर्न तरीका है। मॉडर्न तरीका क्या है, आप सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ो और ये पता करो कि ये कहानी किसके बारे में हो सकती है। तो अपन मॉडर्न तरीके से चलेंगे। हु इज द मेन प्रोटोगोनिस्ट इन द रामायण। रामायण के अंदर आपके सामने मुख्य पात्र कौन है, समझ में आ गया आपके सामने। तो अब आपको पता चल गया रामायण से संबंधित कोई कहानी हो सकती है, और इसके बाद में मेन स्टोरी के बारे में बताना है। अगला है, हु किडनैप इन द रामायण। हु किडनैप, तो कौन किडनैप हुआ था आपके सामने रामायण के अंदर, आपको पता करना है। ये तो आप खुद से भी कर सकते थे पर्सन। हु हेल्प राम इन द क्वेस्ट ऑफ टू रेस्क्यू सीता। सीता को आपके सामने बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए किसने किसकी हेल्प की थी, राम की हेल्प किसके द्वारा की गई थी आपके सामने, इस पर्सन को बताना है। हु इज द मेन विलन इन द रामायण। रामायण के अंदर आपको सामने सबसे मेन विलन कौन था आपके सामने, समझ में आ गया। अगला है, राइट डाउन द सम ऑफ थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द रामायण। रामायण के अंदर कौन कौन सी थीम है जो आपको पता चलती है आपके सामने, उनको बताना है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार के सामने 4 पर्सन देखने को मिलेंगे, एक वोकेबुलरी का पर्सन आपको देखने को मिल सकता है। तो पढ़े अपन, द रामायण इज एन एंशियंट इंडियन एपिक दैट टेल द स्टोरी ऑफ प्रिंस राम। मतलब जो रामायण है वो कैसे आपके सामने प्राचीन भारतीय साहित्य है, जो उसमें किसकी स्टोरी के बारे में बात करता है, वो बात करता आपके सामने भगवान राम की। तो इसके अंदर किसकी स्टोरी बात की गई आपके सामने, प्रिंस भगवान राम है, जो राजकुमार राम, उसकी बात की गई। समझ में आ गया आपको, इतना पता चल गया। हिज वाइफ सीता एंड हिज लॉयल ब्रदर लक्ष्मण। और किसकी बात है, सीता की बात की गई, राम की बात की गई, और लक्ष्मण है उसकी बात की गई। व्हेन सीता इज किडनैप्ड बाय द डेमन किंग रावण। कब आपके सामने, जब सीता है जो भगवान राम की पत्नी है, उसको किडनैप कर लिया जाता है, किसके द्वारा, राक्षस रावण है उसके द्वारा। राम इम्बैक ऑन ए क्वेस्ट टू रेस्क्यू हर विद द हेल्प ऑफ डिवोटेड मंकी देती हनुमान। आपके सामने जो राम है वो क्या करना चाहते हैं भाई, वो जो माता सीता है उनकी सर्च में क्या करते रहते हैं, आपके सामने जो हनुमान है उनकी सर्च किसके हेल्प से करते हैं, हनुमान की हेल्प से करते हैं। भगवान हनुमान है, उनकी हेल्प से माता सीता की खोज करते हैं। कौन, आपके सामने भगवान श्री राम। द एपिक फॉलो देयर जर्नी। जो ये पूरी की पूरी स्टोरी है वो आपके सामने किसको, पूरी की पूरी जर्नी है उसको फॉलो करती है। हाईलाइट द थीम ऑफ डिवोशन। मतलब ये अब देखो, जो थीम वाला पर्सन आया था आपके सामने, कौन सी थीम है, डिवोशन, लव एंड स्ट्रगल फ्रॉम गुड टू एविल। साथ के साथ किसकी बात करती है, थीम है भक्ति की, लॉयल्टी, मतलब आपके सामने जो लॉयल्टी होती है ना आपके सामने, जो सब दिमाग में नहीं आ रहा है, स्ट्रगल, संघर्ष की, और अच्छाई की बुराई पर जीत की चीज़ों के बारे में बताती है। आप लॉयल्टी का ना एक बार कमेंट में बताना, मेरे दिमाग में सब भूल गया मैं। रामायण एडेड टू द ड्रामा एंड इज राइटियस बिहेवियर सेट एन एग्जाम्पल हाउ टू लिव द वर्चुअस लाइफ। मतलब राम है ना, जो भगवान श्री राम की के ऊपर एक कहानी जो लिखी गई रामायण, ये एक एग्जाम्पल सेट करती है पूरी दुनिया के सामने किस तरीके से एक इंसान को अपना जीवन जीना चाहिए। अब आपके सामने पहले वाला पर्सन का तो मैंने बता दिया था, किसके बारे में थी, द मेन स्टोरी किसके ऊपर थी, प्रिंस राम, जो राजकुमार राम उनके ऊपर थी। अगला है, हु इज किडनैप इन द रामायण। तो रामायण के ऊपर
रामायण में किसको किडनैप किया गया था। अब आप किडनैप शब्द को ढूंढो, ये रही किडनैप शब्द। अब मैंने क्या बताया, यहां से लेकर यहां तक सेम टू सेम आपको एक कोमा से लेकर दूसरे कोमा तक लिखना होता है। लेकिन अगर आप, ये तो किसके लिए, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, जिनको इंग्लिश आती है वो सिंपली लिखेंगे सीता इज किडनैप्ड बाय द डेमन रावण, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इन दिस स्टोरी रामायणा द सीता वाज किडनैप्ड। समझ में आ गया आपके सामने, किनको किडनैप किया गया था, माता सीता को किडनैप किया गया था। ये तो आप वैसे भी कर सकते थे, आपको जनरल नॉलेज से भी। हु हेल्प राम इन द क्वेस्ट ऑफ रेस्क्यू सीता, माता सीता को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए किसके हेल्प ली गई थी। अब रेस्क्यू शब्द को ढूंढो भैया आपके सामने, इस जो शब्द होते हैं ना उनको ढूंढ लिया करो। देखो आपके सामने रेस्क्यू शब्द मिल गया। तो दे एपिक फॉलो देयर क्वेस्ट ऑफ रेस्क्यू विद द हेल्प ऑफ डेटी मन की हनुमान, मिल गया आपके सामने। तो इस प्रकार शब्दों को ढूंढा करो आप, जो उसमें वर्ड है ना उनको ढूंढकर यहाँ पर सर्च कर लिया करो, और फिर इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो किसके हेल्प से की गई थी, भगवान आपके सामने जो हनुमान उनके द्वारा, हेल्प के द्वारा की गई थी। अगला है राइट डाउन सम थीम ऑफ एक्सप्लोर्ड इन द रामायण। अब आपको थीम शब्द ढूंढना है। थीम शब्द कहां पर है भैया आपके सामने, ये रहा थीम शब्द। अब आपको राम जो आपके सामने इसमें यहां से लेकर द एपिक फॉलो देयर थीम, यहां से लेकर जो एविल तक कर सकते हो आपके सामने। समझ में आ गया। तो इसमें कौन सी थीम है, डिवोटी का नाम आ गया, डिवोशन, भक्ति, लॉयल्टी एंड स्ट्रगल से संबंधित आपके सामने क्या है, थीम है इसके अंदर। समझ में आ गया आपके सामने। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्या तो पूरे सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ो, अच्छे से, फिर आपके सामने क्या करना है, पैसेज को पढ़ो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के या फिर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो सारे प्रश्नों को अपने हिसाब से कर दो। अगर नहीं आती है तो जो प्रश्न पढ़ रहे हो उसमें जो शब्द दिखे आपके सामने, उन शब्दों को खोजो कि वो कहाँ पर उस पैसेज में, और फिर ऐसा का ऐसा लिख कर आ जाओ। एक कोमा से लेकर दूसरे कोमा तक, एक कोमा से लेकर कोमा तक, या फिर आपके सामने बीच में ऐसा मिल जाए, सेमीकोलन मिल जाए, यहाँ तक आप कर सकते हो। समझ में आ गया आपके सामने। एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक, एक कोमा से लेकर दूसरे कोमा तक आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हो।